आरबीआई के बारे में कहा जाता है कि यह ढेर सारे काम करता है। यह सरकार की बैंक का काम करता है, यह बैंकों के बैंक का काम करता है, यह करेंसी इशूज का काम करता है, मतलब नोट का निर्गमन करता है, यह पूरे के पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी रखता है, यह देश के मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। लेकिन इन सभी कार्यों में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है, जो अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वो है मौद्रिक नीतियां बनाना। जी हां, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से, और आइए आज हम चर्चा करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर, मौद्रिक नीतियों पर। अब हम उस सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अगला क्लास बैंकिंग सिस्टम का होगा, उसके बाद मनी मार्केट का होगा, कैपिटल मार्केट का होगा, फिर राजकोषीय नीतियों का होगा, फिर टैक्स सिस्टम का होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का होगा, WTO बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, यही सब क्लासेज अब होंगी। तो आज चर्चा मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक नीति की। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर मौद्रिक नीतियां होती क्या है। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर एक लाइन में कहे मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारी इकोनॉमी है ना, इसमें एक चीज संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, वो है करेंसी, नोट। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नोट तो जितना अधिक हो जाए उतना ही बढ़िया है। जी हां, बढ़िया है, लेकिन जब वह नोट कमाई गई नोट हो, छापी गई नोट न हो। कहने का तात्पर्य, अर्थव्यवस्था में पैसा उतना ही, करेंसी उतनी ही डालनी चाहिए जितनी अर्थव्यवस्था की जरूरत है। करेंसी ना तो अधिक होनी चाहिए, न तो कम होनी। अर्थव्यवस्था में करेंसी कितनी होगी, इस बात को डिसाइड करने के लिए आरबीआई समय समय पर विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाता है, नीतियां बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। इन्हीं नीतियों को, इन्हीं रणनीतियों को हम कहते हैं मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस मौद्रिक नीति पर चर्चा करते हैं। तो पहला ही सवाल, हम मॉनेटरी नीति पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर चलेंगे तो आपके सामने दिख रहा है कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। पहला ही दिख रहा है कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी धन की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। धन की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, यानी आरबीआई जिन नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उन नीति को, उन पॉलिसी को ही हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो आप कहोगे कि आखिर मनी सप्लाई को क्यों नियंत्रित करता है, मनी सप्लाई को क्यों नियंत्रित करता है। दरअसल हम ये क्यों और क्या वाले सवाल इसलिए उठाते हैं, आपको इसी फॉर्मेट में मैं इसलिए देता हूं कि यह मेंस के भी टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के भी टॉपिक है। तो मेंस में भी लिखने को आए तो इसी सीक्वेंस से लिखना है। तो जब ये चर्चा उठाई जाती है कि क्यों नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के संतुलित ग्रोथ के लिए यह जरूरी है कि उस अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच संतुलन का होना बहुत जरूरी है। इन तीनों में संतुलन का होना बहुत जरूरी है, और इन तीनों में संतुलन के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है वह हमेशा नियंत्रण में रहे, वह हमेशा कंट्रोल में रहे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को संतुलन में लाने के लिए ही धन की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, और जिन रणनीतियों से धन की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है उन्हीं रणनीतियों को हम मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बात एकदम क्लियर हो गई। उन्हीं रणनीतियों को हम मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब यह मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी को कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति, और दूसरे को कहते हैं संकुचनशील मौद्रिक नीति। तो आइए एक पर चर्चा करते हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि जब आरबीआई
ऐसी मौद्रिक नीति का पालन करती है जिससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ा दिया जाए, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, यानी अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा डाल दिया जाए। उसे कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो याद रखिएगा, सीधी सीधी बात है कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति को, इस विस्तारवादी मौद्रिक नीति को चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, सस्ते धन की नीति भी कहते हैं। आप कहोगे इसे सस्ते धन की नीति क्यों कहते हैं? दरअसल अर्थव्यवस्था में जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों में करती क्या है, ब्याज दरें बहुत कम कर देती है। यानी आरबीआई जो लोन बैंकों को देती है उस पर बहुत कम ब्याज लेती है, और जब बैंकों को कम ब्याज पर लोन मिलता है तो बैंक भी आगे अपने कस्टमर को कम ब्याज पर लोन बढ़ाते हैं, यानी हमको आपको भी कम ब्याज पर लोन मिलता है। कोई भी लोन जब कम ब्याज पर मिले तो उसे सस्ता लोन कहते हैं, सस्ता धन कहते हैं। तो आरबीआई को क्या करना होता है, जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, यानी जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन करना होता है, तो आरबीआई करती क्या है कि अपने ब्याज दरें बहुत कम कर देती है। इसलिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति को हम चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, सस्ते धन की नीति भी कहते हैं। जब आरबीआई को लगता है कि थोड़ा मंदी वंदी की स्थिति है, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुनर्जीवित करना है, तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को पुनर्जीवित करने के लिए ही आरबीआई ऐसी करती है। तो हो गया विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अब है संकुचनशील मौद्रिक नीतियां। तो जाहिर सी बात है इसका एकदम अपोजिट होगा, उल्टा होगा। संकुचनशील मौद्रिक नीति में मनी सप्लाई को कम किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम किया जाता है। तो कैसे कम करेंगे? आरबीआई जो भी लोन देती है उस पर ब्याज दरें बहुत बढ़ा देती है, यानी बैंकों को अधिक ब्याज पर लोन मिलेगा, अर्थात महंगा लोन मिलेगा, तो बैंक भी अपने कस्टमर को अधिक ब्याज पर लोन देंगे, महंगा लोन देंगे, तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। जब लोग लोन लेना कम कर देंगे, अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए संकुचनशील नीति को हम महंगे धन की नीति भी कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है महंगाई को रोकना। जब इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ने लगती है तो आरबीआई क्या करता है, संकुचनशील मौद्रिक नीति का पालन करता है और अपनी ब्याज दरें बहुत बढ़ा देता है। तो यह है मॉनेटरी पॉलिसी के दो प्रकार। अब ये जो संकुचनशील और विस्तारवादी मौद्रिक नीतियां हैं, जाहिर सी बात है इन्हें धरातल पर उतारना है। तो कैसे उतारेंगे? तो इन नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए आरबीआई कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है, जिन्हें मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं, जिन्हें हम टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं। इन मौद्रिक नीति के उपकरणों में दो प्रकार के उपकरण हैं, एक को मात्रात्मक उपकरण कहते हैं, दूसरे को गुणात्मक उपकरण कहते हैं। मात्रात्मक उपकरणों में है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, वीआरआर, ये दोनों अभी नए आए हैं, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलटीआरओ। ये सारे के सारे क्या हैं, मात्रात्मक में हैं। अभी हम इन्हीं को विस्तार से पढ़ेंगे। साथ साथ जो गुणात्मक उपकरण हैं उसमें साख नियंत्रण है, मार्जिन आवश्यकताएं हैं, नैतिक बाध्यताएं हैं, विभेदक ब्याज दर है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो ये है मात्रात्मक उपकरण और ये है गुणात्मक उपकरण। अब आइए इन एक एक उपकरणों पर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे ये मौद्रिक नीतियां बनती कैसे हैं। तो आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। पहला है रेपो रेट। समझाता हूं आपको। देखो, रेपो रेट में क्या है, ये कोई बैंक है, समझना बात को, सॉरी, ये है आरबीआई। ये क्या है, आरबीआई। ठीक, आरबीआई के पास बैंक जाते हैं, ये है बैंक, ये है बैंक। ठीक, अब आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों को लोन देती है। बैंक ने आरबीआई से क्या मांगा, लोन मांगा, यानी आरबीआई क्या कर रही है, बैंकों को लोन दे रही है। ये जो लोन दे रही है वो शॉर्ट टर्म लोन दे रही है, शॉर्ट टर्म लोन दे रही है। मसलन आजकल 1 दिन से लेकर के 14 दिन का ये लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन दे रही है। तो आरबीआई बैंकों को क्या दे रही है, शॉर्ट टर्म लोन दे रही है।
तो आरबीआई जब बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दे रही है, 1 से 14 दिन के भीतर का लोन दे रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो इस लोन पर आरबीआई कहती है हम ब्याज लेंगे, और जिस दर से ब्याज लेती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वही रेपो रेट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही रेपो रेट कहलाता है। समझना बात, वही क्या कहलाता है? वही रेपो रेट कहलाता है। तो रेपो रेट की परिभाषा याद कर लो सीधे से। आरबीआई क्या देती है? मेरे साथ याद करो, शॉर्ट टर्म लोन देती है किसको? बैंकों को। यानी बैंक जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, 1 से 14 दिन का लोन लेते हैं, के बीच का लोन लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लेते हैं, तो बैंक इस शॉर्ट टर्म लोन पर आरबीआई को जो ब्याज दर देते हैं, या यूं कहिए कि आरबीआई जब बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, उस लोन पर जो ब्याज दर लेती है, उसी ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रेपो रेट चल रहा है 6.50%, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक आरबीआई से जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, उस पर 6.50% का लोन दे रहे हैं, और रेपो रेट के तहत जो लोन लिया जा रहा है आजकल, वह 1 से 14 दिन के बीच का लिया जा रहा है। तो ये कहानी, ये परिभाषा रही रेपो रेट की। परिभाषा एकदम क्लियर हो गई। सीधी सी बात है, आरबीआई बैंकों को लोन दे रही है, लोन का कैरेक्टर कैसा है? शॉर्ट टर्म लोन है, इस पर इंटरेस्ट रेट ले रही है, वही रेपो रेट हो गया, बस बात खत्म। अब इसकी प्रोसेस बता देता हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और बात है। देखो, जब बैंक आरबीआई के पास लोन के लिए जाते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई दे, तो आरबीआई जब इन बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है, तो आरबीआई कहती है कि भैया हम तुमको जितना लोन दे रहे हैं, तुम्हें उतनी प्रतिभूतियां मेरे पास गिरवी रखनी होगी, यानी उतनी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होगी। उतनी सिक्योरिटीज क्या करनी होगी? गिरवी रखनी होगी, गिरवी रखनी होगी। यह पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है। मान लीजिए कोई बैंक आरबीआई से 100 करोड़ का लोन ले रहा है, इसका मतलब उसे 100 करोड़ की प्रतिभूतियां आरबीआई के पास क्या करनी होगी? गिरवी रखनी। तो यही है रेपो रेट की प्रोसेस, कि बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन मांगेंगे, आरबीआई कहेगा शॉर्ट टर्म लोन ले जाओ, जितना लेना है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लेना है ले जाओ, लेकिन उतने की प्रतिभूतियां गिरवी रख दो। फिर इसी पर जो ब्याज दर लेगी आरबीआई, उसे ही क्या कह देंगे? रेपो रेट। अब जब मान लीजिए कर चुकाने की बारी आई, मान लीजिए किसी बैंक ने 1 दिन का उधार लिया है, रेपो रेट पर कर चुकाने की बारी आई, तो बैंक जाएगा, आरबीआई को पैसा चुका देगा, आरबीआई उसकी प्रतिभूतियां वापस कर देंगी। कुछ यूं ये मामला होता है, चित्र के माध्यम से समझाते हैं पूरी प्रोसेस। देखिए, इस प्रोसेस में देखिए, आरबीआई है, बैंक क्या ले रहे हैं? आरबीआई से उधार ले रहे हैं। कैसा लोन ले रहे हैं? शॉर्ट टर्म लोन, 1 से 14 दिन का बीच लोन ले रहे हैं। इसी पर जो इंटरेस्ट रेट देंगे, इसी पर जो इंटरेस्ट रेट देंगे, जो ब्याज दर देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे, वही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा? रेपो रेट कहलाएगा। और जितना उधार लेंगे, उतने की प्रतिभूति आरबीआई के पास क्या करेंगे? गिरवी रख देंगे। और जब कर चुकाने की बारी आएगी, जब ड्यू डेट आएगा, तो ये बैंक आरबीआई को लोन क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। आरबीआई को इन्होंने लोन वापस कर दिया, और आरबीआई ने क्या किया? इन्हें आरबीआई ने प्रतिभूतियां वापस कर दी। आरबीआई ने कहा भैया अपना सामान गिरवी रखे थे, ले जाओ। यह प्रक्रिया है रेपो रेट की। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, बस इतनी सी कहानी है कि आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, उस पर जो ब्याज दर लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। समझना बात को। और जब भी ये लोन देता है, प्रतिभूतियां गिरवी रखवा लेता है जितने की। बैंक जब लोन चुकाने जाते हैं, तो बैंक पैसा दे देते हैं, आरबीआई प्रतिभूतियां दे देता है। याद हो गया ना? मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूं कि ये सब इकोनॉमी के सबसे कठिन चैप्टर अब आ गए हैं। लोग इससे डरते हैं, मौद्रिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्केट। मैं आपको क्लास के साथ ही याद करा रहा हूं। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग वीडियो बाद में नहीं देख रहे हैं, एकदम मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे फील कर रहा हूं कि एकदम आपके सामने खड़ा होकर के मैं समझा रहा हूं,
पर इस वीडियो को देखते वक्त, इस क्लास को देखते वक्त आप भी वैसा ही फील करना। और यदि सारी चीजें समझ में आ जाए तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ गुरुजी, हमने भी फील किया, जैसे मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग मेरे सामने हो, मेरा सारा विद्यार्थी मेरे सामने है, मैं इन्हें समझा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जटिल चीजों को समझाने के लिए उनके भीतर उतर जाऊं। आप लोग भी ऐसा फील करना कि हम भी गुरुजी से सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। और अगर फील आए तो, क्योंकि मैं उद्गाता सच का हूं, अगर फील आए तो जरूर बताना। ठीक, तो ये कहानी रही रेपो रेट की। अब कुछ और बातें रेपो रेट के बारे में कर लेते हैं। देखिए, वही बात जो हमने समझाया कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, बदले में आरबीआई को सिक्योरिटीज देंगे, ड्यू डेट पर बैंक आरबीआई को लोन वापस कर देगा, बैंक को सिक्योरिटी वापस कर देगा, जितने दिन का लोन लेगा उतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा? रेपो रेट कहलाएगा। 1992 से 1992 से यह रेपो रेट की व्यवस्था शुरू की गई। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानिए। 1992 से आरबीआई ने रेपो रेट की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक, और 2011 में आरबीआई ने तय किया कि मॉनेटरी पॉलिसी में, 2011 की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने निर्णय लिया कि अब रेपो रेट ही पॉलिसी रेट होगा, यानी रेपो रेट को ही नीति दर घोषित किया जाएगा। 2011 से पहले पॉलिसी रेट हमेशा बैंक रेट हुआ करता था, लेकिन 2011 में निर्णय लिया गया कि अब रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट घोषित कर दिया गया। यानी रेपो रेट की कहानी शुरू होती है 1992 से, 2011 की मॉनेटरी पॉलिसी में इसे पॉलिसी रेट घोषित कर दिया गया। भारत में जो इंटर बैंक मार्केट रेट है ना, जो इंटर बैंक मार्केट रेट, वह भी इसी दर पर संचालित होता है। इस दर पर संचालित होने का मतलब यह नहीं है कि इंटर बैंक मार्केट रेट का यह रेट फिक्स है। देखिए, थोड़ा इसकी को खोलता हूं, पहले समझिए इंटर बैंक मार्केट रेट होता क्या है। इंटर बैंक मार्केट रेट का मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक को जब उधार देते हैं तो उस पर जो ब्याज लेते हैं उसे इंटर बैंक मार्केट रेट कहते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने पीएनबी को उधारी दिया, तो एसबीआई ने पीएनबी को उधारी दिया तो पीएनबी से जो ब्याज दर लेगा उसे कहेंगे इंटर बैंक मार्केट रेट। देखा गया है कि जितना रेपो रेट रहता है उसी के आसपास इंटर बैंक मार्केट रेट भी रहता है। क्योंकि मान लीजिए एसबीआई पीएनबी से उधारी ले रही है और पीएनबी कह रहा है कि नहीं हम ब्याज दर ज्यादा लेंगे, तो एसबीआई कहेगी ना तुमको क्यों दें, हम जाकर के आरबीआई से रेपो रेट पर उधारी ले रहे हैं। तो आमतौर पर इंटर बैंक मार्केट रेट भी उतना ही होता है जितना रेपो रेट होता है। अब यहां एक बात समझने का बात है, आरबीआई कहती है कि रेपो रेट इतना है, आरबीआई ये नहीं कहती है कि इंटर बैंक मार्केट रेट इतना है। आरबीआई कहती है इंटर बैंक मार्केट रेट फ्री है, एक बैंक दूसरे बैंक पर जो बातचीत हो जाए उधारी ले ले, हम कुछ बोलने नहीं आएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बैंक जाएगा, हमने उदाहरण समझा ना, एसबीआई गया पीएनबी से उधार मांगने के लिए, या पंजाब नेशनल बैंक गया एचडीएफसी से उधार मांगने के लिए, एचडीएफसी वाला ज्यादा मांगने लगा तो पीएनबी कहेगा हम जा रहे हैं आरबीआई से मांग लेंगे रेपो रेट पर। तो आमतौर पर एक बैंक दूसरे बैंक को जो ब्याज कर्ज देते हैं, जो ब्याज लेते हैं, वह भी आकर के स्थिर हो जाता है रेपो रेट के ही आसपास। इसलिए कहा गया कि रेपो रेट का सीधा असर इंटर बैंक मार्केट रेट पर पड़ता है, इस पर रेपो रेट का सीधा असर पड़ता है। तो यह कहानी है रेपो रेट की। अब मान लीजिए रेपो रेट बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या असर पड़ता है, एक ग्राफ से आपको समझा दे रहा हूं। ठीक, आरबीआई, सपोज दैट आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया यानी आरबीआई अधिक ब्याज लेने लगी, तो बैंकों को लोन क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो बैंक भी अपने कस्टमर को लोन क्या देंगे, महंगा देंगे। तो जब बैंक अपने कस्टमर को लोन महंगा देंगे, ब्याज दरें अधिक लेने लगेंगे, तो लोग बैंक से क्या लेंगे, कम लोन लेंगे। और जब लोग बैंक से कम लोन लेंगे, यानी मार्केट में व्यापारी कम लोन ले रहा है, उद्योगपति कम लोन ले रहा है, हम आप खरीदार हैं कम लोन ले रहे हैं, ईएमआई महंगी हो जा रही है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब रेपो रेट बढ़ रहा है तो महंगाई कम हो जा रही है। अर्थात आरबीआई को जब महंगाई कम करनी होती है तो रेपो रेट क्या कर देती है, आरबीआई बढ़ा देती है। जैसे कोरोना के टाइम में रेपो रेट 4% था, लेकिन लॉकडाउन खुला, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो उस महंगाई को कम कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 2.5% रेपो रेट बढ़ा दिया, 6.5% कर दिया, 4% से 6.5% पर इसमें रेपो रेट चल रही है। समझ में आ रही बात?
तो रेपो रेट बढ़ा, महंगाई घटी। वैसे ठीक है, दूसरा है कि यदि रेपो रेट कम कर दे, तो रेपो रेट कम करने का मतलब ब्याज दर आरबीआई कम कर ले रहा है, यानी बैंक लोन क्या हो रहा है, यानी आरबीआई द्वारा दिया गया लोन क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है। तो जब आरबीआई बैंक को लोन सस्ता दे रहा है तो बैंक भी तो अपने कस्टमर को सस्ता लोन देंगे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। उद्योगपति लोन लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, व्यापारी लोन लेगा, नई दुकान बनाएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, खरीदार भी कहेगा वाह सस्ता लोन मिल रहा है, चलिए खरीदते हैं, ईएमआई घटी हुई है, नया आईफोन खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। इससे मार्केट में क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी रेपो रेट घटा कि ग्रोथ बढ़ी, रेपो रेट घटा कि ग्रोथ बढ़ी। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो आरबीआई रेपो रेट को घटा देती। क्लियर हो गई बात, एकदम फर्स्ट क्लास, नो टेंशन। ठीक, अब अगली बात, अब अगली कहानी है रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट एकदम रेपो रेट का उल्टा है, तो आइए इसको समझाते हैं। रिवर्स रेपो रेट एकदम उल्टा है, रेपो रेट का एकदम उल्टा है। तो उल्टा मतलब क्या, वहां लोन कौन मांग रहा था, बैंक आरबीआई से, यहां बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। यानी कुछ यूं कहानी हो जाएगी, बैंक को ऊपर कर देते हैं भैया। अब ये हो गए बैंक, ये हो गए बैंक, ये क्या दे रहे हैं, और ये हो गया आरबीआई। ठीक, समझना। अब बैंक आरबीआई को दे रहे हैं लोन, उधारी। वह भी लोन कैसा, वही वाला शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यानी 1 से 14 दिन के बीच वाला। तो बैंक भी कहेंगे ना आरबीआई से, अच्छा हम लोन मांगने गए थे तो तुम ब्याज दर लिए थे तो हमको भी दो। तो जब बैंक आरबीआई को उधारी देते हैं, लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, तो बैंक भी इस पर इंटरेस्ट रेट लेते हैं, बैंक भी इस पर ब्याज दरें लेते हैं, और इस इंटरेस्ट रेट को ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उल्टा हो गया ना, सब कुछ प्रक्रिया हुई है। रेपो रेट में आरबीआई ब्याज लेता था, यहां बैंक ब्याज ले रहे हैं क्योंकि बैंक उधारी दे रहे हैं। ठीक, यहां भी प्रोसेस वही है, आरबीआई जितने की उधारी लेगी उतना बैंकों को सिक्योरिटीज गिरवी रख देगी। सिक्योरिटीज क्या रख देगी, गिरवी रख देगी, सिक्योरिटीज गिरवी रख देगी। हो गई कहानी, उतनी सिक्योरिटीज गिरवी रख देगी, हो गई कहानी। यह है रिवर्स रेपो रेट। अब यहां भी वही प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया को आपके लिए खूबसूरत चित्र बनाए हैं। प्रक्रिया क्या होगी कि ये बैंक है, आरबीआई को 1 से 14 दिन या शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं। आरबीआई बदले में प्रतिभूतियां बैंकों के पास क्या रख रहा है, गिरवी रख रहा है। जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है इस लोन पर, वही रेट क्या कहला, वही वो क्या कहला रहा है, रिवर्स रेपो रेट कह रहा है। जब चुकाने का दिन आता है तो बैंकों ने क्या कर दिया, बैंकों ने तो चुकाने का दिन आया तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने लोन वापस कर दिया। बैंक ने जो प्रतिभूतियां गिरवी रखा था वो आरबीआई को वापस कर दिया, भाई तुम्हारा सामान है, तुम कर्जा चुका दिए, ले जाओ। ये है रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं कि इस फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। तो क्या है रिवर्स रेपो रेट में, वही कमर्शियल बैंक आरबीआई को शॉर्ट टर्म लोन देंगे, बदले में आरबीआई बैंक को सिक्योरिटी देगा। इस शॉर्ट टर्म लोन पर बैंक इंटरेस्ट रेट लेंगे, इस इंटरेस्ट रेट को ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसे रिवर्स रेपो रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रेपो रेट के विपरीत प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। अब अगर रेपो रेट के घटने बढ़ने पर क्या असर होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखो, आरबीआई मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे रही है, क्या कर दे रही है, बढ़ा दे रही है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। अब आरबीआई खुद ही कह रही है कि हमको उधारी दोगे तो हम अधिक ब्याज दर देंगे। तो बैंक कहेंगे कि अरे जनता को उधारी देने की क्या जरूरत है,
100 लोगों को देते हैं, 2 लोग चुकाता ही नहीं है, आरबीआई को उधारी दो, तामझाम क्या जरूरत है पालने के लिए। तो जो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सब अपना पैसा आरबीआई के पास ज्यादा से ज्यादा रखने लेंगे, क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है, अर्थात आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट अधिक दे रहा है। इससे बैंक के पास लिक्विडिटी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, समझिएगा ध्यान से। बैंक के पास पैसे की कमी क्यों हो गई, क्योंकि बैंक ने तो अपना सारा पैसा आरबीआई को ले जाकर के दे दिया, क्योंकि आरबीआई बढ़िया ब्याज दर दे रहा है। तो जब बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी मतलब पैसा होता है, तो बैंक मार्केट को क्या लोन देंगे, कम लोन देंगे। बैंक कहेंगे हमने तो सब आरबीआई को दिया है, तो मार्केट में लोन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब मार्केट में लोन की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, ना उद्योगपति को कम मिलेगा, व्यापारी को कम मिलेगा, जनता को कम मिलेगा, खरीदार को कम मिलेगा। तो ना व्यापारी निवेश कर रहा है, ना उद्योगपति निवेश कर रहा है, ना हम आप निवेश कर रहे हैं, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन महंगा है, मार्केट में डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी कम है, डिमांड भी कम हो जाएगी, खरीदार कम मिल रहे हैं। और जब भी डिमांड कम होती है, ये पेन 25 रुपए का है, डिमांड कम हो जाए ये 15 रुपए में बिकने लगेगा। तो जब डिमांड कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन नियंत्रित हो, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो। समझ में आ गई बात। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है। अब मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाए, यानी आरबीआई कह रहा है कि हमें उधारी दोगे तो हम बहुत ब्याज नहीं देंगे, तो आरबीआई कहेंगे तो हम नहीं आपको देंगे, ठीक। अब जब नहीं देंगे तो बैंकों के पास लिक्विडिटी यानी पैसा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे। और जब बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाएगा तो बैंक अब मार्केट में अधिक लोन देंगे और ब्याज दरें क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम ब्याज दरें हो जाएगी, मार्केट में अधिक लोन देंगे तो मार्केट में निवेश क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगी। तो जब ग्रोथ पुनर्जीवित करनी होती है तो रिवर्स रेट को क्या कर देता है, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देता है, घटा देता है। रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है। ये रहा रिवर्स रेपो रेट। अब 2 टर्म नए आए हैं, एक को कहते हैं टर्म रेपो, ठीक, एक को कहते हैं टर्म रेपो और दूसरे को कहते हैं वीआरआर। अब ये किताबों में नहीं मिल रहे हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको पढ़ाता हूं। टर्म रेपो बिल्कुल रेपो जैसा है, थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल रेपो जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। रेपो जैसा है इसलिए रेपो लिखा गया है, थोड़ा सा अलग है इसलिए पूरा नाम हो गया टर्म रेपो। आरबीआई ने 2014 से टर्म रेपो की मंजूरी दी थी, लेकिन मंजूरी तो दे दी थी, करता नहीं था। अभी पिछले 1 साल से टर्म रेपो पर काम करना शुरू किया है। तो क्या है समझना, आरबीआई कह क्या रहा है, बहुत चालाक है आरबीआई। देखो यह आरबीआई, कभी कभी आरबीआई के पास क्या हो जा रहा है, आजकल आरबीआई के पास हो जा रहा है पैसा अधिक, पैसा अधिक हो जा रहा है, पैसा हो गया अधिक। अब आरबीआई सोचता है कि इस पैसे को क्यों अधिक रखें, क्यों हम इसको उधारी दें, लेकिन कोई बैंक उधारी मांगने आ नहीं रहा है, पैसा अधिक है। लेकिन भाई आपके पास पैसा अधिक है तो कोई उधारी मांगने आएगा तब ना उधारी देंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा अधिक है और कोई उधारी मांगने नहीं आ रहा है, तो आप खुद ही पैसा लेकर के मार्केट में आ जाएंगे और कहेंगे बोली लगाओ, किसको उधारी चाहिए, किसको उधारी चाहिए। तो आरबीआई के पास जब पैसा अधिक हो जाता है तो आरबीआई कहता है कि हम लोन देंगे, लोन देंगे। और आरबीआई शाम को आता है और कहता है लोन देंगे लेकिन इस लोन की नीलामी कराएंगे, इस लोन की क्या कराएंगे, नीलामी कराएंगे। और नीलामी किसकी होगी, तो नीलामी होगी ब्याज दरों की। किसकी, ब्याज दरों की, इंटरेस्ट रेट की नीलामी होगी। और जो ब्याज दरों की नीलामी होगी वह घूमेगी या तो रेपो रेट से
रेपो रेट से या तो अधिक होगी या रेपो रेट से कम होगी। यानी बेंचमार्क रेट क्या रहेगा? रेपो रेट रहेगा, या तो अधिक होगी या तो कम होगी। और अधिक कम होने के बाद जिस पर सहमति होगी, जिस पर सहमति होगी उसी इंटरेस्ट रेट को कहेंगे टर्म रेपो। टर्म रेपो। अब इसको समझाता हूं। मान लीजिए आरबीआई कहता है, अब इसको समझिएगा, एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। मान लीजिए आरबीआई के पास किसी दिन 1000 करोड़ रुपया सरप्लस हो गया, तो आरबीआई उस दिन कहता है कि हम 1000 करोड़ रुपए लोन के रूप में बांटेंगे। अब आरबीआई इस लोन की नीलामी करता है, कहता है कि देखिए हमारी रेपो रेट तो आपको पता है, आइए बोली लगाइए कितनी ब्याज दरों पर ये लोन लेंगे। तो मान लीजिए ढेर सारे बैंक आ गए, है 1000 करोड़ रुपया, 10-15 बैंक आ गए, और आरबीआई को लगता है अरे तो ढेर सारे आ गए बोली लगाने। तो आरबीआई कहेगा रेपो रेट के आसपास बोली लगाइए, तो ढेर सारे बैंक आ जाएंगे, तो बढ़ चढ़ के बोली लगाएंगे, तो बोली रेपो रेट के ऊपर चली जाएगी, रेपो रेट से अधिक हो जाएगी। पता चले 6.50 रेपो रेट चल रहा है, तो बोली अधिक होकर के 7% पर चली गई। या मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए बोली लगाने लेकर के आरबीआई आया, और पता चला बैंक 4 ही गो आए। आरबीआई को लगता है कि तो रेपो रेट पर क्या उससे ज्यादा कम करना पड़ेगा, तो आरबीआई कहेगा कि रेपो रेट से थोड़ा कम पर ले लीजिए भाई, ले लीजिए। तो बैंक कहेंगे रेपो रेट 6.5% है, हम 5% पर ही तैयार होते हैं, हम 5% पर ही तैयार होते हैं। यानी बेंचमार्क रेट क्या है? रेपो रेट है, उससे अधिक या कम जो नीलामी में तय होगा, तो जो तय होगा वही टर्म रेपो हो जाएगा। मान लीजिए नीलामी में 7% तय हो गया, यानी रेपो रेट से अधिक तय हो गया, तो कि जिस दिन रेपो रेट से अधिक तय हो गया, 7% हो गया, उस दिन टर्म रेपो क्या हो जाएगा? 7% हो गया। यानी उस दिन का टर्म रेपो क्या हो जाएगा? 7% का हो गया। मान लीजिए किसी दिन नीलामी में रेपो रेट से कम हो गया, कम पर सहमति बनी, 5% हुआ, तो उस दिन का टर्म रेपो क्या हो जाएगा? 5% हो गया। अर्थात जो टर्म रेपो है वह दिन के हिसाब से घटता बढ़ता है। हाँ, आसपास ही रहेगा, रेपो रेट के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, दिन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता है। ये कहानी है टर्म रेपो की। थोड़ा इसे चित्रों के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। तो टर्म रेपो देखो, ये आरबीआई है, लोन बांटने आ गया, लोन की क्या करवा रहा है? ये नीलामी करवा रहा है। लोन की क्या करवा रहा है? नीलामी करवा रहा है। नीलामी में कौन हिस्सा ले रहे हैं? बैंक हिस्सा ले रहे हैं। नीलामी किस पर हो रही है? या तो रेपो रेट से कम पर होगी या रेपो रेट से ज्यादा पर होगी। तो बैंक बोली लगा करके, ये बैंक क्या लेंगे? उधारी लेंगे, और जो बोली लगेगी वो क्या होगी? ठीक, या तो रेपो रेट से अधिक होगी या रेपो रेट से कम होगी। मार्केट की लिक्विडिटी के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जो भी बोली तय होगी, चाहे मार्केट रेट से, रेपो रेट से अधिक हो या रेपो रेट से कम हो, ठीक, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही टर्म रेपो कहेंगे। ठीक, टर्म रेपो दरें बदलती रहती हैं मार्केट की लिक्विडिटी के अनुसार। ये कहानी है टर्म रेपो की। समझ में आ रही बात? ये कहानी है टर्म रेपो की। अब बात करते हैं वीआरआर की। एक नया बात आई है जिसे हम कहते हैं वीआरआर। वीआरआर, इसे हिंदी में कहते हैं परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो। परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो। यह 2022 में लाया गया है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टर्म रेपो से आज तक सवाल नहीं पूछे गए, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ लीजिए, अभी किताबों में नहीं लिखा गया है, वीआरआर इत्यादि भी किताबों में नहीं आया है। तो आइए देखते हैं कि यह वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या है। यह कुछ रिवर्स रेपो रेट से मिलता जुलता है। देखिए क्या है। देखो होता क्या है, ये बैंक है। मान लीजिए बैंकों के पास पैसा अधिक हो गया, यानी तरलता अधिक हो गया। पैसा अधिक होना ही तरलता अधिक हो। इस बैंक के पास भी पैसा अधिक है, अर्थात तरलता अधिक है। इस बैंक के पास भी पैसा अधिक हो गया, तरलता, यानी सारे बैंकिंग सिस्टम में पैसा अधिक हो गया भाई।
तो आरबीआई कहता है बैंकों से कि आपके पास पैसा अधिक हो गया तो हमारे पास जमा कर दीजिए, हमारे पास क्या कर दीजिए, आइए भैया जमा कर दीजिए, दिक्कत क्या है, जमा कर दीजिए। लेकिन आरबीआई कहता है कि जब आप पैसा जमा करने आएंगे तो जो आपको हम ब्याज दर देंगे, इस ब्याज दरों की भी बोली लगेगी, नीलामी होगी, और जो बोली लगेगी वह या तो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगी, उसमें कंडीशन है कि जो बोली लगेगी हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगी और रेपो रेट से हमेशा कम होगी। यानी आप जो भी बोली लगाएंगे रिवर्स रेपो रेट से क्या लगाएंगे, अधिक लगाएंगे, और रेपो रेट से हमेशा कम लगाएंगे। इन्हीं के बीच में आप बोली लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35% और रेपो रेट चल रहा है 6.50%। तो जो भी इंटरेस्ट रेट की बोली लगेगी कि आरबीआई कितना इनको ब्याज देगा, वह बोली, अब बोली कितनी लगेगी, या तो उस दिन की स्थितियां होंगी, हो सकता है 4% बोली लग जाए, 3.35% से अधिक भी है, 6.5% से कम भी हो सकता है, 4% की बोली लग जाए, हो सकता है 4.25 की लग जाए, हो सकता है 4.5 की लग जाए, हो सकता है 5 की लग जाए। जो बोली लगेगी, जो इंटरेस्ट रेट तय होगा, वही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा, परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो VRR कहलाएगा। और VRR हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा और रेपो रेट से हमेशा कम होगा। क्लियर हो गई बात? यह भी मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है। यह कहानी है VRR की, ठीक। तो नीलामी होगी इंटरेस्ट रेट की, और नीलामी में क्या होगी कि हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा और रेपो रेट से हमेशा क्या होगा, कम होगा, इन्हीं दोनों के बीच होगा। तो नीलामी होगी और इन दिनों के बीच जो सहमति बनेगी वही VRR कहलाएगा। यह हमेशा रिवर्स रेपो रेट और रेपो के बीच होगा, लेकिन स्थिर नहीं, वेरिएबल होगा, घटता बढ़ता रहेगा। 2022 से आरबीआई ने इसे शुरू किया था। हुआ यूं कि कोविड-19 में जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया, आर्थिक पैकेज दिया गया, इससे बैंकों के पास पैसा बहुत आ गया था। तो उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए आरबीआई ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए अप्रैल 2022 से इसका इस्तेमाल ठीक शुरू हुआ। अब एक शब्द है बैंक रेट। आइए इस बैंक रेट पर चर्चा करें। बैंक रेट की वही पुरानी परिभाषा है, लेकिन जो नई चीज है मैं बताऊंगा। पुरानी परिभाषा यह है कि आरबीआई जो ये बैंक हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन यानी लंबे समय का लोन, अर्थात 1 ईयर प्लस का लोन देता है। 1 ईयर प्लस का लोन देता है, 1 साल से अधिक का लोन देता है। और आरबीआई बैंकों को जो 1 ईयर प्लस का लोन देता है, उस पर जो ब्याज दर लेता है, वह ब्याज दर ही क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। वह ब्याज दर ही क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। देखो, जब भी हम कहें कि लंबे समय का ऋण, मतलब 1 साल से अधिक का होगा, तो बैंक रेट की परिभाषा क्या हुई कि आरबीआई बैंकों को क्या देती है, लंबे समय का ऋण देती है, और लंबे समय के इस ऋण पर, इस लॉन्ग टर्म ऋण पर ब्याज दर लेती है। जो इंटरेस्ट रेट लेती है वही बैंक रेट कहलाती है। ये तो पुरानी परिभाषा हो गई। यहां कुछ बात समझनी है। बात यह है, ठीक, कि 2000 के पहले यह बैंक रेट ही पॉलिसी रेट था, मेन था। यानी आरबीआई बैंक रेट से ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करता था। लेकिन वर्तमान सिनेरियो क्या है? वर्तमान सिनेरियो यह है कि आरबीआई ने, आज की स्थिति यह है, लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया है। कर्ज देना लंबे समय का बंद कर दिया है बैंकों को। यानी जब लंबे समय का कर्ज देना बंद कर दिया है, इसका मतलब यह है कि बैंक रेट
अब मॉनेटरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, मौद्रिक नीतियों का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये बैंक रेट महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाया, इसीलिए रेपो रेट लाया गया था। इस बैंक रेट को रिप्लेस करने के लिए ही रेपो रेट लाया गया। रेपो रेट ला दिया गया था 1992 में ही, लेकिन बहुत धीरे धीरे रिप्लेस किया। पहले ये बैंक रेट ही मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा था। पहले बैंक रेट ही सब पॉलिसी रेट था। आज की स्थिति यह है कि रेपो रेट ने बैंक रेट को इस तरह रिप्लेस किया कि अब रेपो रेट से ही बैंक रेट भी डिसाइड होता है। यानी मेन रेपो रेट ही क्या है? पॉलिसी रेट है। और यहां तक कि बैंक रेट भी किससे डिसाइड होता है? रेपो रेट से ही डिसाइड होता है। जैसे फार्मूला तय किया गया है कि जो रेपो रेट होगा उसमें 0.25% जोड़ देंगे और जो भी निकलेगा वही उस समय का बैंक रेट होगा। जैसे मान लीजिए अभी रेपो रेट 6.50% चल रही है, तो आरबीआई अब सिर्फ रेपो रेट की घोषणा करती है, रेपो रेट कर देती है 6.50% है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट की घोषणा कर दी है तो बैंक रेट कितना हो जाएगा? तो फार्मूला क्या है कि आरबीआई रेपो रेट की घोषणा करती है क्योंकि भैया वो पॉलिसी रेट है। तो आरबीआई कह रही है हमारा रेपो रेट तो 6.50% है और कह रहे जितना भी रेपो रेट होगा उसमें 0.25% जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें 0.25% जोड़ दिया जाएगा तो बैंक रेट निकल जाएगा कितना? 6.75%। यानी अब बैंक रेट पर उधारी नहीं दिया जाता है और बैंक रेट को भी रेपो रेट से ही जोड़ दिया गया है। जितना रेपो रेट रहेगा उसका 0.25% बैंक रेट। तो आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल गूंज रहा होगा कि भैया जब उधारी नहीं दिया जाता है तो इस बैंक रेट का इस्तेमाल क्या होता है? इस बैंक रेट का इस्तेमाल क्या होता है? ठीक, तो इस बैंक रेट का जो अब उपयोग होता है वह एक दंडात्मक दर के रूप में होता है, पीनल रेट के रूप में। आरबीआई दंड देने के लिए बैंक रेट का इस्तेमाल करती है। कैसे? तो होता क्या है कि जो हमारे बैंक हैं ये सीआरआर और एसएलआर की को पूरा नहीं कर पाते। आरबीआई कहता है कि आप सीआरआर अभी पढ़ा रहे हैं, सीआरआर एसएलआर। आरबीआई कहता है आप सीआरआर को पूरा कीजिए, आरबीआई कहता है आप एसएलआर को पूरा कीजिए। बैंक बड़े बदमाश हैं। बैंक सोचते हैं कि हम 2-4 दिन टपरी मार जाएं, न सीआरआर का इस्तेमाल करें न एसएलआर का इस्तेमाल करें। तो जब कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर का इस्तेमाल नहीं करता है तो बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई उन पर जुर्माना लगाता है। यानी बैंक रेट का इस्तेमाल अब जुर्माना लगाने में किया। तो कैसे जुर्माना लगाता है? मान लीजिए किसी बैंक ने एक दिन के लिए सीआरआर और एसएलआर का कोटा पूरा नहीं किया है, तो जितना भी बैंक रेट होता है बैंक रेट प्लस 3% जोड़ करके जुर्माना लगा दिया जाता है। मान लीजिए अभी 6.75% बैंक रेट है, किसी ने एक दिन नहीं किया तो 6.75% में 3% जोड़ देगा, यानी 9.75% के हिसाब से जुर्माना लग जाएगा। समझना बात को। और अगर मान लीजिए कोई बैंक मोर देन 1 डे यानी एक दिन से अधिक 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं मान रहा है तो आरबीआई कहती ठीक है तुम पर हम बैंक रेट प्लस 5% का जुर्माना लगाएंगे। यानी बैंक रेट का इस्तेमाल अब एज ए पीनल रेट के रूप में होता है, दंडात्मक दर के रूप में होता है, जुर्माना लगाने के लिए। ठीक, अब आप कहोगे तो सीआरआर और एसएलआर क्या है? तो कहानी को ले चलते हैं सीआरआर और एसएलआर की ओर। देखो ये सब इकोनॉमी के बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन हमने शुरू में ही आपसे वादा किया था हम इकोनॉमी को कठिन तो नहीं रहने देंगे। ये हमारा विषय है, इस पर हमारा बस चलता है और हमारे विद्यार्थियों का स्नेह ऐसा है, प्यार ऐसा है, इकोनॉमी के घोड़े को मैं जहां चाहता हूं, जैसे चाहता हूं, जिधर चाहता हूं दौड़ा देता हूं। हमारे इकोनॉमी को मैंने कह दिया अगर तू हमारे विद्यार्थियों के कठिन लगी तो मारूंगा मैं इकोनॉमी तुझे। समझ में आ गई बात ना? ठीक, तो आश्वस्त रहिए। और यूपीएससी में जीएस के जितने सेक्शन है सबसे कठिन यही है। अगर इस पर कमांड है तो यूपीएससी पर कमांड हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में कहा जाता है कि अन्य विषय कम अधिक आए तो चलेगा, इकोनॉमी कम अधिक नहीं आनी चाहिए, इकोनॉमी पूरी आनी चाहिए।
क्योंकि इकोनॉमिक्स आती या तो ही आती है या तो नहीं आती है। जब नहीं आती है तो एकदम नहीं आएगी, जब आएगी पूरी आ जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं। तो अब आपको एकदम जादू की झप्पी देते हैं CRR और SLR का। CRR और SLR एकदम जादू की झप्पी देते हैं। तो चलो, एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मेरे विद्यार्थी कह रहे थे गुरुजी आप काला जादू करते हैं तो तब याद आ गया उन लोगों की बात। तो CRR और SLR 1 मिनट में समझा देते हैं। देखो, यह बैंक, ये बैंक है, ठीक, ये है बैंक, ठीक। इनके पास लोग पैसा जमा करते हैं भाई, बैंकों के पास लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक। लोगों ने बैंकों के पास डिपॉजिट किया। अब बैंक क्या करेगा? पूरा लोन के रूप में आगे बढ़ा देगा, पूरा लोन के रूप में आगे बढ़ा देगा। RBI कहती है ठहरो, रुको। RBI कहती है जितना तुम्हारे पास जमा हुआ है उसका एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत या हिस्सा, ठीक। RBI कहती है उसका एक निश्चित प्रतिशत या हिस्सा तुम्हें कैश के रूप में, नगद के रूप में हमारे पास यानी RBI के पास डिपॉजिट करना होगा, जमा करना होगा। यह जो निश्चित प्रतिशत या हिस्सा है, उसी निश्चित प्रतिशत या हिस्से को कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। बस हो गया। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, अभी कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है, 4.50% है। तो RBI बैंकों से कहती है कि जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आया है उसका 4.5% या 4.5% ही वो निश्चित प्रतिशत या हिस्सा है, एकदम कैश रूप में, नगद रूप में RBI के पास जमा करो, डिपॉजिट करो। बस यही CRR है। RBI कहती है कि जो ये कैश रूप में जमा करोगे, तुम हमारे पास डिपॉजिट करोगे, इस पर हम कोई ब्याज दर नहीं देंगे, इस पर कोई ब्याज दर नहीं देंगे। तो बैंक पूछते हैं यार भाई इस पर ब्याज दर नहीं दोगे फिर हमारा पैसा क्यों रखवा रही हो भाई? तो RBI कहता है कि अरे मूर्ख बैंको, तुम इतना लोन वोन बांटते रहते हो, कभी कोई मालिया निकल गया, भग गया, तो जिस दिन भगेगा या तुम्हारा कोई लोन डूबेगा तुम दिक्कत में आ जाओगे। हम इसलिए रखे हैं कि जिस दिन तुम दिक्कत में आ जाओगे तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हें देख के तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें दे करके तुम्हें संभाल लेंगे। यानी RBI इतना बैंकों से रखवाती है, CRR रखवाती है, कैश रिजर्व रेशियो कैश में रखवाती है, इस पर कोई ब्याज नहीं देती है। जैसे एग्जाम्पल से हमने समझाया। हो गई जादू की झप्पी, हो गई कहानी CRR की। अब बात करते हैं SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो समझ लो SLR वैधानिक तरलता अनुपात इसे कहते हैं। देखो ये बैंक है, समझना बात को, ये बैंक है, ठीक, ये बैंक है। लोगों ने पैसा जमा किया है, लोगों ने पैसा जमा किया है, बैंक के पास डिपॉजिट हो, जो भी पैसा जमा हो, जितना भी हो, ये लोन के रूप में आगे बढ़ाएगा। RBI कहती है कि सारा पैसा नहीं बढ़ाओगे, कुछ पैसा तुम जितना तुम्हारे पास डिपॉजिट है उसका कुछ प्रतिशत या हिस्सा तुम हमेशा अपने पास रखोगे, अपने पास रखोगे, अपने पास रखोगे, स्वयं के पास रखोगे। जो प्रतिशत या हिस्सा अपने पास रखोगे वही SLR कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अभी SLR 18% है, यानी जितना डिपॉजिट है, 100 करोड़ डिपॉजिट है, तो 18 करोड़ बैंकों को अपने पास रखना होगा। किसके पास रखना होगा? स्वयं के पास रखना। ये जो अपने पास रखना होगा यह कैश के रूप में रख सकते हैं, सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हैं, यानी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं, यह गोल्ड सोने के रूप में रख सकते हैं। यानी कुल मिलाजुला करके कहानी कुछ यूं निकल रही है। कहानी यह है
ये है बैंक। बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है उसका एक हिस्सा, एक निश्चित प्रतिशत, एक हिस्सा बैंक को किसके पास रखना पड़ रहा है? आरबीआई के पास। जो हिस्सा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ रहा है वो कहला रहा है सीआरआर। समझ रहे हो बात को ना? और दूसरी तरफ बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है उसका एक निश्चित प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत या हिस्सा जो भी कह लें, उन्हें स्वयं के पास, अपने पास रखना हो रहा है, उन्हें अपने पास रखना है। और जो उन्हें अपने पास रखना है वही कहलाएगा एसएलआर। इस सीआरआर और एसएलआर के बाद जो भी डिपॉजिट पैसा बचता है वही बैंक आगे लोन के रूप में। जैसे मान लीजिए इस समय एसएलआर है 18%, तो 18% अपने पास रख दिए। सीआरआर है 4.50%, यानी ये रख दिए आरबीआई के पास, तो 18 4 22 22.5% हुआ। शेष कितना बचा डिपॉजिट का? 22.5% तो रखा गया, शेष जो बचा वही आगे लोन के रूप में बढ़ा देंगे। ये कहानी है। अब बात उठती है, ठीक, अब बात ये उठती है, ठीक, कि हाँ सुनना एक बात और, कि अगर मान लीजिए कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर न रखवाए, और गणना कब से की जाती है? तो सीआरआर और एसएलआर की गणना दो सप्ताह पहले के लास्ट फ्राइडे से की जाती है। आरबीआई बैंकों के सीआरआर और एसएलआर की गणना 2 सप्ताह पहले के लास्ट फ्राइडे से करता है, फिर डेली के हिसाब से जोड़ता है। 2 सप्ताह पहले का जो शुक्रवार है उससे ले उसी के दिन मान लीजिए किसी बैंक के पास 2 सप्ताह पहले के शुक्रवार को 1000 करोड़ जमा है, तो 2 सप्ताह तक लगातार 1000 करोड़ के हिसाब से डेली सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। अब किसी दिन अगर 800 करोड़ भी जमा हो गया तो भी उसे 1000 करोड़ के हिसाब से ही सीआरआर और एसएलआर रखना है। किसी दिन 1200 करोड़ जमा हो गया तो भी 1000 करोड़ के हिसाब से ही सीआरआर और एसएलआर रखना है। 2 सप्ताह पहले के फ्राइडे से लगती है, 2 सप्ताह पहले फ्राइडे से 2 सप्ताह, ये फ्राइडे आ गया तो 2 सप्ताह का ये हो गया, फिर इस फ्राइडे का हिसाब लेगी। अच्छा भाई क्या है, तो उससे ऐसे होगा। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए आज बैंक से सीआरआर और एसएलआर, आज दिन है सोम, ठीक, आज जो भी दिन है, आज के हिसाब से आज कितना सीआरआर एसएलआर रखवाएगी, तो आरबीआई देखती है आज के 2 सप्ताह पहले का जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन कितना डिपॉजिट था, उसी के हिसाब से आज सीआरआर और एसएलआर रखवाएगी। अब मान लीजिए कोई बैंक उसके हिसाब से सीआरआर और एसएलआर नहीं रख रहा है तो उसको जुर्माना देना होगा। वही बात, जुर्माना कितना देना होगा? अगर एक दिन नहीं रख रहा है तो बैंक रेट प्लस 3%, अगर मोर देन 1 डे नहीं रख रहा है तो बैंक रेट प्लस 5%, ये जुर्माना देना होगा। अब सवाल आप लोग सोचते होंगे कि आरबीआई सीआरआर और एसएलआर क्यों रखवाता है? तो देखो कहा जाता है कि ये जो सीआरआर और एसएलआर है ना, या बैड लोन के खिलाफ सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। बैड लोन मतलब बुरा लोन, वह लोन जो वापस नहीं आएगा। भाई किसी बैंक का जो उधारी वापस आ जाएगा उसे तो गुड लोन बोलेगी, लेकिन 100 लोग उधारी लिए थे, एकाध तो उसमें इकरामबाज निकल ही जाते हैं, वापस ही नहीं करते हैं। अब वापस नहीं करेंगे तो मान लो किसी दिन, जिस दिन वापस करना है, न वापस किया, बैंक बेचारा अपना हिसाब किताब लगा के बैठा है, एकदम ललचाई नजरों से देख रहा है, काश तो 200 करोड़ आना है, पता चला वो भाग गया, नहीं आया, तो उस दिन का बैंक अचानक झटका लगेगा। अगर बैंक को उस दिन 9 बार आ गया तो बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो बैंकों को एक सुरक्षा जाल चाहिए, तो आरबीआई कहता है तुम्हारा सीआरआर रखवाए हैं सुरक्षा जाल के लिए, ठीक, यानी बैंक कहता है कि तुम्हारा सीआरआर और एसएलआर रखवाए हैं सुरक्षा जाल के लिए, इमरजेंसी में तुमको राहत देने के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है, कभी कभी मान बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो आरबीआई का नियम है जमा करता जब पैसा मांगेगा तब देना होगा। मान लीजिए बैंक के पास जितना पैसा जमा हुआ बैंक ने आगे लोन पहुंचा दिया, लोन बांट दिया, और फिर किसी ने 2000 करोड़ की एफडी किया, निकालने आ गया, कहा गया हमको बहुत इमरजेंसी, हमको एफडी तोड़ के पैसा चाहिए, बैंक कभी मना नहीं कर सकते।
तो मान लीजिए आप कभी इमरजेंसी में गए बैंक में अपना जमा निकालने और बैंक कह रहा आज तो पैसा नहीं है, कल आइएगा, तो आप सोचते जाएंगे कल आएंगे पूरा पैसा निकाल लेंगे, और रास्ते में जो मिलेगा उससे बताते हुए जाएंगे अरे उस बैंक की हालत बहुत खराब है, पैसा निकाल लीजिए, आज निकालने गए थे, बोला कल आइएगा परसों आइएगा। और आज के दौर में सोशल मीडिया सब लोग लिख देंगे, तो पता चलो उस बैंक में जिसका जिसका पैसा सब लोग सोचेंगे इमरजेंसी में देगा ही नहीं, दूसरे बैंक में ले चल के जमा कर देते हैं। तो सारे लोग बैंक की तरफ भागने लगेंगे, बैंक की ओर दौड़ने लगेंगे। इसे बैंकिंग की भाषा में बैंक रन की स्थिति कहते हैं। बैंक रन की स्थिति का मतलब जब सारे लोग बैंक की ओर दौड़ने लगते हैं, और किसी भी बैंक के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो। तो आरबीआई कहता है कभी भी बैंक रन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कभी ऐसी नौबत आई तो तुम्हारा सीआरआर और एसएलआर जो रखा अपने पास रखे हो, तुरंत पैसा मांगने आए तो हमारे पास रखे हैं उससे दे दो, ठीक? समझ में आ गई बात? तो आरबीआई कहता है उसे दो। तो बैंक कहता है बैंक रन की स्थिति से भी हमारा तुम्हारा सीआरआर और एसएलआर बचाएगा, और साथ साथ सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से जो आरबीआई है वह इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच संतुलन भी बना लेती है, नियंत्रण रख लेती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बढ़ा दे, यानी आरबीआई कहे कि ज्यादा पैसा मेरे भी पास रखो, अपने भी पास रखो, तो बैंक के पास लोनेबल फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना डिपॉजिट हो उसका एक बड़ा हिस्सा आरबीआई रखवा ले रही है, तो लोनेबल फंड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई। अब जब भी लोनेबल फंड कम हो जाएगा, यानी लोन देने वाला पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाएगा, क्योंकि उसे अपना जो प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखना है, उसे अपना लाभ बनाए रखना है। ऐसे में लोग ब्याज कम लेंगे, और जब लोन कम लेंगे, और जब लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण लगेगा। अब मान लीजिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बहुत कम कर देगा, मेरे पास भी कम रखना, अपने पास भी कम रखना है, तो लोनेबल फंड बैंकों का बढ़ जाएगा। तो जब लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, उनको लोन देने वाला पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक कहेंगे अब हम ब्याज दरें कम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, यानी सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल लगा लेता है। ये कहानी रही सीआरआर और एसएलआर की। अब ठीक, बात करते हैं एमएसएफ की। एमएसएफ की बात करते हैं, एमएसएफ की, जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। एमएसएफ यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का सिस्टम भी है और इंटरेस्ट रेट भी है। तो आइए, ठीक, तरलता समायोजन सुविधा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, का हिंदी में भूल जाता हूं, ठीक। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट की। एमएसएफ रेट की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है एमएसएफ रेट। इसे हिंदी में कहते हैं, याद आया, सीमांत अस्थाई सुविधा। हाँ, हिंदी में कंफ्यूज जाता हूं ना, सीमांत अस्थाई सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिलहाल यह लोकप्रिय है एमएसएफ नाम से, एग्जाम में एमएसएफ नाम से ही आता है, और इकोनॉमी का जब भी हिंदी में पेपर देखिए तो उसका अंग्रेजी भी लिख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द इसके ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। तो कभी भी आए सीमांत स्थायी सुविधा तो तुरंत अंग्रेजी में देख लीजिए। अच्छा, वहां ब्रैकेट में लिखा भी रहता है एमएसएफ, ऐसे लिखा रहता है एमएसएफ, एमएसएफ, ठीक। तो आइए एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, बात करते हैं। देखो समझाते हैं तुम लोगों को एकदम जादू की झप्पी वाला। कंडीशन बताता हूं, ये कोई बैंक है,
ये एक बैंक है, कोई भी हो सकता है। इसने आरबीआई से रेपो रेट पर उधार लिया है। आरबीआई से क्या लिया है? रेपो लोन लिया है, रेपो उधारी ली है। रेपो रेट पर उधारी को क्या कहते हैं? रेपो लोन। ठीक। और जब रेपो लोन पर उधारी लिया है इसने, समझना बात को, इसने क्या लिया है? रेपो लोन पर उधारी लिया है, इस बैंक ने लिया। ठीक, चलिए भाई ले लिए, कोई बात नहीं। तो जब रेपो लोन पर उधारी लिया है तो इसकी प्रतिभूतियां भी कहां गिरवी रखी होंगी? आरबीआई के पास। रेपो लोन पर उधारी लेगा, रेपो रेट पर सिक्योरिटीज गिरवी रखेगा ना। ठीक। रेपो लोन पर उधारी लिया है, लेकिन इसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, इसे उधारी की जरूरत है। आरबीआई के पास जाएगा? नहीं जाएगा, मारेगी आरबीआई, कहेगी पहले हमारा पुराना चुकाओ, उसके बाद देंगे। तो यह लोन के लिए जाता है, मान लीजिए किसी दूसरे बैंक के पास जाता है, किसी बैंक 2 के पास जाता है, किसी बैंक 2 के पास जाता है, किसी बैंक 3 के पास जाता है, और इन दोनों जगहों से इसे पैसा नहीं मिलता है, उधार नहीं मिलता है, उधार नहीं मिलता है। सपोज दैट इन दोनों जगहों से उधार नहीं मिलता है और इसको पैसा चाहिए, इसे एक रात का पैसा चाहिए, एक दिन का पैसा चाहिए। बैंक सर्वाधिक उधारी एक ही रात का लेते हैं। मान लीजिए इसने रेपो रेट पर उधारी लिया हुआ हो और रात को इसके यहां चेक पड़ गया कि कल 1000 करोड़ पेमेंट करना है, इसके पास है ही नहीं, तो भगे भगे जाएगा किसी बैंक 2 के पास, मान लीजिए एसबीआई या पीएनबी के पास जाएगा, नहीं दिया, पीएनबी एचडीएफसी के पास जाएगा, वो भी नहीं दिया, नहीं मिला, या बहुत ज्यादा ब्याज मांगने लगा। अब बेचारा क्या करे? फिर ये भाग करके जाता है कॉल मनी मार्केट में। फिर ये बैंक लोन के लिए भाग करके जाता है कहां? कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट एक मार्केट है, कॉल मनी मार्केट, जिसमें 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे के भीतर की उधारी दी जाती है। इसे कॉल मनी मार्केट, अभी हम मनी मार्केट में इसको समझाएंगे। इसे कॉल मनी मार्केट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो उधार देने वाले लोग हैं वो फिक्स हैं, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, और जो उधार लेने वाले लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड है, हम आप नहीं ले सकते। यानी उधार देने वाला भी बैठा है, हाँ हम 10,000 करोड़ लेकर के बैठे हुए, उधार केवल उधारी बांटना ही काम है। तो कौन कौन उधारी दे सकता है वो भी रजिस्टर्ड है, कौन कौन उसे उधारी लेता है वो भी रजिस्टर्ड है। बैंक सबसे ज्यादा उधारी लेते हैं इस कॉल मनी मार्केट से। इसको कॉल मनी मार्केट इसलिए कहते हैं कि यह फोन कॉल पर उधारी देता है, और उधारी कितने का देता है? 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के भीतर की उधारी देता है, उससे ज्यादा उधारी नहीं देता। अब इस बैंक वाले ने इसको फोन किया, कॉल किया, इसमें क्या होता है? फोन करेगा तुरंत पैसा ट्रांजेक्शन, हमको 2 घंटे के लिए चाहिए, हमको 3 घंटे के लिए चाहिए, हमको 4 घंटे के लिए चाहिए, मैक्सिमम 24 घंटे के लिए। इसने बेचारे ने फोन किया कॉल मनी मार्केट में, और कॉल मनी मार्केट से भी पैसा नहीं मिला, यहां से भी नहीं मिला, यहां से भी नहीं मिला। अब ये क्या करेगा? पैसा तो इसे चाहिए। अब त्राहिमाम करते हुए कहां जाएगा? आरबीआई के पास। कहेगा बचाओ सरकार, बचाओ, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आरबीआई कहेगा कि तुमने रेपो रेट पर लोन लिया, उधारी नहीं चुकाया है, मूर्ख बैंक, बदमाश बैंक, जाओ किसी दूसरे बैंक के पास उधारी मांगो। तो ये कहेगा कि हम गए थे साहेब, 2 बैंकों के पास गए थे, नहीं दिए। तो आरबीआई कहेगा फिर तुम कॉल मनी मार्केट में गए थे? कहेगा हाँ सरकार वहां भी गए थे, वहां से भी नहीं मिला। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, जब तुम खाली हाथ बैंक की इंटर बैंक मार्केट से भी लौट आए, जब तुम कॉल मनी मार्केट से भी लौट आए, तो हम तुम्हें बचाएंगे। तो आरबीआई कहता है हम तुम्हें लोन देंगे, 1 आवर्स के से लेकर के 24 आवर्स के बीच का हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन इस लोन पर हम जो तुमसे इंटरेस्ट रेट लेंगे,
इस लोन पर जो हम तुमसे इंटरेस्ट रेट लेंगे वह एमएसएफ रेट कहलाएगी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर कहलाएगी। और यह हमेशा रेपो रेट से 0.25% अधिक होगी। यह कितना होगी? यह हमेशा रेपो रेट से 0.25% अधिक होगी। बैंक बोलेगा अधिक क्यों होगी सरकार? तो आरबीआई बोलेगा तुमने कुछ तो गड़बड़ की होगी जब तुम दिक्कत में आए। तुमने अगर हमारा पैसा समय से चुका दिया होता तो तुम्हें यह जुर्माना न देना पड़ता, तुम्हें अधिक ब्याज दर नहीं देनी पड़ती। तो बैंक कहेगा ठीक है दे दीजिए। तो आरबीआई कहेगा ऐसे ही नहीं दे दीजिए, तुमने एसएलआर के रूप में जो प्रतिभूतियां रखी है, एसएलआर के रूप में जो तुमने प्रतिभूतियां रखी है, उन प्रतिभूतियों को अब हमें दो और इन प्रतिभूतियों के बदले हम तुम्हें लोन स्वीकृत कर रहे हैं। जो ब्याज दर लेंगे वह रेपो रेट से 0.25% अधिक होगी और वह एमएसएफ रेट कहलाएगी। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एमएसएफ सिस्टम कहलाएगा। तो फिर से एक बार इसे समझ लीजिए। ठीक, बैंक रेपो लोन पर उधारी लिया है, चुकाया नहीं है। ठीक, चुकाया नहीं है। बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, एक बैंक में गया नहीं मिला, दूसरे में गया नहीं मिला, कल मनी मार्केट में गया नहीं मिला, फिर त्राईमान बप चिल्लाते हुए आरबीआई के पास गया, कहा बचाओ सरकार। आरबीआई कहेगी ठीक है हम तुम्हें लोन देंगे, 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के भीतर का लोन देंगे। इस पर जो इंटरेस्ट रेट लेंगे वह हम एमएसएफ, उसको क्या बोलेंगे? एमएसएफ रेट बोलेंगे। और यह हमेशा एमएसएफ रेट रेपो रेट से 0.25% अधिक होगी, जितनी भी होगी। जैसे मान लो अभी रेपो रेट क्या है? 6.50%, तो एमएसएफ रेट क्या हो जाएगी? 6.75%। बस हमेशा रेपो रेट से अधिक होगी। ठीक, और कहेगा हाँ लेकिन इस उधारी के बदले भी प्रतिभूतियां लेंगे, जो तुमने एसएलआर में प्रतिभूतियां रखी है भाई उसे ही ले आके दो। और यह उधारी 1 से 24 घंटे के बीच मिलती है। यह है एमएसएफ रेट और एमएसएफ सिस्टम। बस हो गई जादू की झप्पी। हमने कहा था ना, तो इस पूरे के पूरे तंत्र को हम क्या कह देंगे? एमएसएफ सिस्टम या एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कहानी रही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की, खुले बाजार की क्रियाओं की। तो समझते हैं क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया है। बहुत सीधी सी बात है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, इसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन और कुछ नहीं है। जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है, इस पूरी क्रिया को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस पूरी क्रिया को हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। कभी मार्केट के हिसाब से प्रतिभूतियां खरीद रही है, कभी मार्केट के हिसाब से प्रतिभूतियां बेच रही है। अभी बताएंगे खरीदती कब है, बेचती कब है। तो सीधी सी बात, जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करती है तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यहां जो ओपन मार्केट से तात्पर्य है कि आरबीआई सीधे बैंकों के पास जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है, प्राइमरी डीलर के पास जाती है, उनको कहती है हम प्रतिभूतियां खरीदने आए हैं तो खरीदती है, और जब बेचने आई हैं तो कहती है बेचते हैं। ओपन मार्केट का मतलब ही नहीं चौराहे पर दुकान लगा करके खड़ी हो जाती है। आरबीआई के लिए ओपन मार्केट का मतलब है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स। तो खुले बाजार की क्रियाएं और कुछ नहीं है। जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट में खरीद और बिक्री करती है, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। प्रक्रिया समझा रहे हैं, देखो
ये है आरबीआई, ठीक। यह मार्केट में जाती है, यह मार्केट में जाती है, मार्केट में गई, मार्केट मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, इनके पास क्या, इनके पास जाकर के क्या कर रही है आरबीआई, या तो इन सिक्योरिटीज को खरीद रही है, इनसे खरीद रही है, या आरबीआई मार्केट में दोबारा आती है, मार्केट मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, इनको अपने पास रखी सिक्योरिटीज की बिक्री करती है। यही तो कर रही है, या तो खरीद रही है या बिक्री कर रही है। कहां खरीद बिक्री कर रही है? ओपन मार्केट में। इसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन से प्रतिभूतियों के टोटल स्टॉक में कोई बदलाव नहीं होता, यानी देश में जितनी प्रतिभूतियां उतनी है। प्रतिभूतियां किसके पास होती है? कुछ आरबीआई रखी होती है, कुछ बैंक रखे होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रखे होते हैं, कुछ प्राइमरी डीलर रखे होते हैं। तो मान लीजिए देश में 100 प्रतिभूतियां हैं, तो उनमें से कुछ आरबीआई, मान लीजिए 40 आरबीआई रखी हुई है, 20-20 ये लोग रखे हुए हैं, एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, 20-20 ये लोग रखे हुए हैं, 60 हैं। अब मान लीजिए आरबीआई आ रही है खरीदने, तो इनसे सबसे 10-10 खरीद ली, तो 30 मान लीजिए आरबीआई खरीद ली, तो आरबीआई के पास 70 हो गए, इनके पास 30 बचे, टोटल स्टॉक तो 100 ही हुआ ना। और कभी कभी आरबीआई बेचने आती है, यानी प्रतिभूतियों के टोटल स्टॉक में कोई बदलाव नहीं होता है, बल्कि इस खरीद बिक्री से प्रतिभूतियों के अनुपात में बदलाव होता है। ये कहानी रही ओपन मार्केट ऑपरेशन की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही है भाई, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से क्या मिल रहा है, ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल है क्या, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि मॉनेटरी मैनेजमेंट में बैंक रेट बहुत सफल नहीं हुआ था, और जब बैंक रेट बहुत सफल नहीं हुआ था तो खुले बाजार की क्रियाओं का विकास हुआ। यह जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, या जो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री है, या लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, तरलता मैनेजमेंट का बहुत बेहतर उपकरण है। इसके माध्यम से होता क्या है कि आरबीआई को किसी बैंक वैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आरबीआई खरीद फरोख्त शुरू कर देती है, मार्केट में पैसा बैलेंस हो जाता है। कैसे बैलेंस हो जाता है आपको समझाता हूं। आप लोग सोच रहे हो कि किससे पैसा कैसे बैलेंस होता है। देखिए, मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई कह रही है कि हम सिक्योरिटीज की बिक्री करेंगे, हमारे पास प्रतिभूतियां हैं उनको बेचेंगे। तो आरबीआई जब प्रतिभूतियां मार्केट में बेचेगी तो मार्केट वाले खरीदेंगे, यानी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्या आ जाएगा? प्रतिभूतियां आ जाएंगी। और बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, यानी मार्केट में जो पैसा है, पैसा कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास। और जब पैसा आरबीआई के पास चला गया, इनके पास प्रतिभूतियां आ गई, तो इकोनॉमी में मनी की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इकोनॉमी में पैसे की मात्रा में कमी आ जाएगी। भैया पैसा बैंक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, प्राइमरी डीलर के पास है, इन्हीं के पास पैसा है, खूब पैसा रखा है। आरबीआई करे हम प्रतिभूति बेच रहे हैं, तो ये लोग जब प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो अपना पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई दे देंगे, इनके पास प्रतिभूतियां रह जाएंगी, तो इनके पास पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो कीमतें नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि इनके पास पैसा है, कम हो जाएगा तो ये लोन नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे तो डिमांड क्रिएट नहीं हो जाएगी, कीमतें नीचे गिर जाएंगी, लोग खरीदारी कम करेंगे। और जब कीमतें नीचे गिर जाएंगी तो इन्फ्लेशन में कम हो जाएगा। यानी जब महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज की बिक्री करने लगता है। इसका उल्टा जब खरीदता है तब क्या होगा? अब मान लीजिए आरबीआई कहता है कि बिक्री बहुत कर ली, अब खरीदेंगे। तो आरबीआई जब सिक्योरिटीज की खरीद कर रहा है, तो यानी ओपन मार्केट में जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर हैं, इनके पास जो सिक्योरिटीज रखी है वो कहां चली गई? आरबीआई के पास। और आरबीआई ने इन्हें बदले में क्या दे दिया? पैसा दे दिया, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया। अब जब मार्केट में पैसा आने का मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो गई? ज्यादा आ गई। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा आ गई तो कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। और जब कीमतें बढ़ गई तो जब डिफ्लेशन की स्थिति आती है, जब कीमतें बढ़ाना होता है, तो आरबीआई इसका यूज कर लेता है। तो यही है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हम प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री कहते हैं। अब है एलटीआरओ। एलटीआरओ इसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन।
इस यल का नाम है लॉन्ग, टी से होता है टर्म, आर से है रेपो, ओ से है ऑपरेशन। ठीक, यानी कुछ रेपो से मिलता जुलता है लेकिन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO, बड़ी मजेदार चीज है। सबसे पहले इस LTRO का उपयोग किया था यूरोपीय यूनियन ने। जब 2007 की अमेरिका में मंदी आई थी 7-8 की, तो उस मंदी का प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा था, तो यूरोपीय यूनियन ने इस LTRO का प्रयोग किया था। फिर 2012 में RBI ने इस LTRO को अपनाया था। फिर कोरोना के समय RBI ने TLTRO लेकर के आई थी। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत STLTRO लेकर आई थी, अभी बताता हूं। तो LTRO, आइए जादू की झप्पी याद करा देता हूं। देखो, मिलता जुलता है रेपो रेट से लेकिन पूरा नहीं। कैसे, अभी समझे। LTRO में होता क्या है, प्रोसेस समझना। ये है RBI, ये RBI है, ठीक, RBI। ये बैंक को लोन देती है, ये है बैंक। बैंक को RBI ने क्या दिया, लोन दिया। लोन ये देती है रेपो रेट पर। ब्याज दरें कितनी लेगी, रेपो, जितनी रेपो रेट होगी उतनी ही ब्याज दरें लेगी, और पूरी की पूरी प्रक्रिया रेपो रेट वाली होगी। यानी जितना लोन देगी उतनी की प्रतिभूतियां RBI गिरवी रखवा लेगी, उतने की सिक्योरिटीज गिरवी रखवा लेगी। अब आप लोग कहोगे गुरुजी ये तो बात रेपो वाली ही हुई। हाँ, इतनी ही बात रेपो वाली होती है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लेकिन इसमें एक बात लिखा गया है, लॉन्ग टर्म। अंतर क्या है? दरअसल RBI जो यहां लोन दे रही है वो रेपो रेट पर तो दे रही है, ब्याज वही ले रही है जो उस समय का रेपो रेट चल रहा है, और सारी प्रक्रिया वही है, प्रतिभूतियां गिरवी रखवा रही है। लेकिन यह जो लोन देती है, रेपो रेट में क्या दिया जाता था, शॉर्ट टर्म। यहां RBI जो लोन दे रही है वह लॉन्ग टर्म दे रही है, लॉन्ग टर्म दे रही है। इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मतलब इस लोन में सारी विशेषताएं रेपो रेट वाली हैं, बस ये लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म कितना है, तो यह होता है 1 से 3 साल के बीच का, 1 to 3 ईयर्स के बीच का। ठीक, 1 से 3 साल के बीच का। समझना, ये इतनी कहानी नहीं है। यानी LTRO में RBI 1 से 3 साल के बीच का लॉन्ग टर्म लोन बैंकों को देती है। वो बैंकों को जो लोन देती है पूरा पूरा रेपो रेट को पालन करती है, रेपो की प्रक्रिया को पालन करती है। जितना देगी उसके बदले सिक्योरिटीज गिरवी रखवा लेगी। लेकिन LTRO में अभी ये आधा है। अब RBI बैंकों से कहती है कि यह जो लोन हमने तुमने दिया है, इस लोन को आप आगे बढ़ाओगे। यानी आप इस लोन को आगे बढ़ाओगे और किसको दोगे, तो यह लोन आप कारपोरेट को दोगे। किसको दोगे, कारपोरेट को दोगे। यानी बैंकों को यह लोन क्या करना है, किसको दे देना है, कारपोरेट को आगे बढ़ा देना है। यानी लोन दे दिया किसको, कारपोरेट को। और जब कारपोरेट को बैंक लोन देंगे तो कारपोरेट से कारपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे, कारपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे। क्या रखवाएंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे। ठीक, कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे। और इस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होगी, इंटरेस्ट रेट होगी, वह सीधे के सीधे जो उस समय मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से होगी, मार्केट रेट के हिसाब से होगी। जो बाजार में ब्याज दरें चल रही हैं उसके हिसाब से होगी। यहां रेपो रेट नहीं होगा। यह पूरा है LTRO।
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। फिर से समझिएगा प्रक्रिया क्या है। यानी इसमें 3 लोग हिस्सा ले रहे हैं, आरबीआई, बैंक और कॉरपोरेट। आरबीआई ने लॉन्ग टर्म लोन दिया 1 से 3 साल का, बैंक को रेपो रेट पर दिया, रेपो ऑपरेशन में दिया। बैंक से कहा कि यही लोन उतने समय के लिए आगे बढ़ाइए, यानी यही लोन 1 to 3 ईयर के लिए आप आगे बढ़ाइए। तो किसको आगे बढ़ाइए? कॉरपोरेट को दीजिए, और कॉरपोरेट से आप कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा लीजिए। लेकिन जिस पर जो ब्याज दर लीजिए, बैंकों से कहा कि आप जो मार्केट में चल रहा मार्केट रेट के हिसाब से ब्याज दर लीजिए। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब इसमें तीनों को क्या फायदा है? देखो, पहला फायदा आरबीआई को क्या है? आरबीआई सीधे कॉरपोरेट को लोन नहीं देती है, आरबीआई हमेशा बैंकों को लोन देती है। हुआ क्या कि आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा था, तो आरबीआई ने कहा कि हम अपना लोन कॉरपोरेट तक पहुंचाते हैं, अपना पैसा कॉरपोरेट को लोन भी मिल जाएगा, कॉरपोरेट की जरूरतें भी पूरी हो जाएगी, और हम बैंकों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो हम बैंकों को दे रहे हैं, बैंक इनको दे रहे हैं, लेकिन हम बैंकों को दे रहे हैं तो रेपो रेट पर ब्याज भी ले रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा कि हमारा 2 फायदा है, एक तो हमारा पैसा हमारे देश के कॉरपोरेट तक पहुंचेगा, उनकी लोन जरूरतें पूरी होंगी, दूसरा भाई हमको बैंकों से ब्याज मिल रहा है ना रेपो रेट के बराबर, तो हमारी कुछ कमाई भी हो गई। आरबीआई का फायदा। बैंकों का क्या फायदा? बैंकों का फायदा यह है कि इनको लोन मिल रहा है रेपो रेट पर, लेकिन ये आगे बढ़ा रहे हैं मार्केट रेट पर। मार्केट रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, तो बैंक दूसरे का पैसा सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, कमाई कर ले रहे हैं। मान लीजिए अभी रेपो रेट 6.50% है, तो बैंकों को एलटीआरओ में जो लोन लेगा वह 6.50 पर मिलेगा, लेकिन बैंक कॉर्पोरेट को 12% पर आगे बढ़ाएंगे, बैठे बैठे ब्याज कमा ले रहे हैं। यानी आरबीआई को भी फायदा, किसका पैसा कॉर्पोरेट तक पहुंच रहा है, साथ साथ इस पैसे पर इसे रेपो रेट के बराबर ब्याज भी मिल जा रहा है। बैंक का फायदा सिर्फ आरबीआई के पैसे को आगे बढ़ा रहा है, बीच में ब्याज कमा ले रहे हैं। कॉर्पोरेट का फायदा उनको लोन मिल जा रहा है। तीनों का फायदा, यही है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एकदम बहुत क्लियर है। यानी अगर इसकी फंक्शन को इस चित्र के माध्यम से समझा जाए तो आरबीआई बैंक को लोन दे रही है, एलटीआरओ लोन दे रही है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवा रही है, फिर बैंक वही लोन कॉरपोरेट को दे रहा है, वही 1 से 3 साल, बदले में कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा ले रहा है। बदले में क्या गिरवी रखवा ले रहा है? कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा ले रहा है। ये अच्छा से लिख देते हैं, बदले में कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवा ले रहा है। बदले में कॉरपोरेट का बॉन्ड बैंक गिरवी रखवा ले रहा है। यह टोटल फंक्शन ऑफ एलटीआरओ है। तीनों का फायदा क्या है ये लिख लिया। अब इसमें रेपो इंटरेस्ट फिक्स होती है। इसका मतलब मान लीजिए आज कोई बैंक लोन दिया, तो आज जो रेपो रेट पर लोन दे रहा है, 3 साल बाद जब उस लोन की वसूली होगी तब तक तो रेपो रेट बदल चुका होगा, क्योंकि हर 2 महीने पर बदलता है आमतौर पर। लेकिन यहां क्या होता है कि बैंक जब लोन देता है, आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है, उस समय जो रेपो रेट होती है उसी के हिसाब से वसूली भी होती है। जैसे मान लीजिए आज आरबीआई ने एलटीआरओ लोन दिया बैंकों को, आज रेपो रेट 6.50% है, तो 3 साल बाद जब इस लोन की वसूली होगी तो ब्याज दर आरबीआई को बैंकों से जो मिलेगा वह 6.50% ही मिलेगा, आज के ही रेपो रेट पर मिलेगा, भले ही उस समय रेपो रेट कुछ भी हो, तो रेपो रेट फिक्स होती है। 1 करोड़ के मल्टीपल में ही यह लोन ले सकते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 3.5 करोड़ नहीं ले सकते हैं, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ले सकते हैं। 1 करोड़ के मल्टीपल में ही लोन ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद कोरोना के समय
ये तो 2012 में स्वीकार कर लिया आरबीआई ने। कोरोना जब आया तो भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को उबारना था, मंदी आ गई, तो आरबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ठीक, जिसका नाम है टीएलटीआरओ। टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ, सारी बात वही है, बस इस टी का मतलब होता है टारगेटेड। टारगेटेड, इस टी का मतलब है टारगेटेड, बाकी बात वही है। तो पूरा नाम क्या होगा? टारगेटेड, एल से लॉन्ग, टी से टर्म, आर से रेपो, ओ से ऑपरेशन। तो टीएलटीआरओ में क्या होता है? सब कुछ वही होता है, लेकिन आरबीआई जब बैंकों को लोन देती है तो कहती है जब आप इसे कॉरपोरेट को आगे बढ़ाओगे तो हम पहले से ही बता दे रहे हैं किस सेक्टर को आप लोन दोगे। आप स्टील इंडस्ट्री को दोगे, आप क्लॉथ सेक्टर को दोगे, आप चमड़ा सेक्टर को दोगे, आप एमएसएमई को दोगे, रियल हाउसेस को दोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को देंगे, यानी कहां लोन, किस सेक्टर में आपको लोन बांटना है, इसका टारगेट हम आपको पहले से ही दे देंगे। तो यहां कुछ ऐसा होता है, वही वाली बात, ये आरबीआई है, एकदम वही वाली बात, कहानी वही है। आरबीआई है, इसने किसको लोन दिया? बैंक को। इसने बैंक को क्या दिया? लोन दिया। इसने बैंक को क्या दिया? लोन दिया। लोन की विशेषता क्या है? रेपो रेट पर दिया, रेपो रेट पर दिया। बाकी सारी प्रक्रिया वही है। बैंक ने सिक्योरिटीज गिरवी रखी, सिक्योरिटीज गिरवी रखी। यह लोन कैसा है? लॉन्ग टर्म। लोन कैसा है? लॉन्ग टर्म। कितने दिनों का? तो 1 to 3 ईयर्स का लॉन्ग टर्म है। अब यहां से बैंक को क्या करना है? आगे कारपोरेट को बढ़ाना है, लेकिन यहां आरबीआई क्या कर देती है? टारगेट दे देती है, टारगेटेड सेक्टर दे देती है। जैसे आरबीआई ने कह दिया कि भैया आपको ऑटोमोबाइल को ही लोन देना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लोन देना है, आपको रियल एस्टेट को लोन देना है। यानी आरबीआई ने क्या किया? टारगेटेड सेक्टर बना दिया। अब बैंक जो सेक्टर आरबीआई ने कहा है उसी कारपोरेट को, यानी टारगेटेड कारपोरेट को लोन देंगे। कारपोरेट को बैंक क्या देंगे? लोन देंगे। यह भी लोन पर मार्केट रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट लेंगे, इस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट लेंगे, जो ब्याज दर लेंगे, वह किसके हिसाब से लेंगे? वह मार्केट रेट के हिसाब से लेंगे। साथ साथ वही प्रक्रिया, बदले में कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे, कॉरपोरेट बॉन्ड गिरवी रखवाएंगे। तो अंतर सिर्फ यही है एलटीआरओ और टीएलटीआरओ में। एलटीआरओ में आरबीआई कह रहा था बैंकों से कॉरपोरेट को देना है, लेकिन किस किस को देना है ये हम नहीं बताएंगे। यहां आरबीआई कह देता किस किस सेक्टर को देना है हम बता देंगे। इसे कहते हैं टीएलटीआरओ। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसमें एक बात है, टीएलटीआरओ में आरबीआई कह रही है बैंकों से कि हमसे जब तुमको पैसा देंगे तो 45 दिन के भीतर ही तुमको आगे कॉरपोरेट को लोन दे देना होगा। अगर तुमने 45 दिन के भीतर लोन नहीं दिया तो हम तुम पर जुर्माना लगाएंगे, और जो जुर्माना लगाएंगे वो रेपो रेट और +2% होगा, पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे। ठीक, और यहां समझना, पर डे के हिसाब से क्या लगाएंगे? हम जुर्माना लगाएंगे, और 3 ईयर्स का ही लोन दिया जाएगा। तो पर डे के हिसाब से आरबीआई कह रही है हम क्या लगाएंगे? जुर्माना लगाएंगे, और जो पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे वो होगा रेपो रेट +2% का हम जुर्माना लगाएंगे। तो ये कहानी रही टीएलटीआरओ की। अब एक आया एसएलटीआरओ। एक आया जब आत्मनिर्भर भारत अभियान आया
जब कोविड-19, ये कितना मोटा हो गया भाई, समझना, जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के समय जो सबसे घाव लगे, ज्यादा घाव लगे, वह लगे हमारे एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ये सब घाव लगे। और इसी कोविड-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। तो इस अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए आया आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने एमएसएमई को ढेर सारे पैकेज दिए। कहानी हम एमएसएमई जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये सब चल ही रहा था तो आरबीआई ने कहा कि हम भी अपनी एमएसएमई को उबारने के लिए कुछ करेंगे, हम भी अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए कुछ करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए कुछ करेंगे। और आरबीआई ने अपनी एमएसएमई, विशेष करके स्मॉल इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए, अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए एलटीआरओ के तहत ही एक नया प्रोसेस शुरू किया जिसे कहा गया SLTRO। तो थोड़ा समझते हैं। SLTRO, स्मॉल, यहां एस का मतलब है स्मॉल और बाकी आप मतलब समझ ही गए हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो थोड़ा स्मॉल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या समझते हैं। यहां भी वही बात, बैंक है, सॉरी ये आरबीआई है, यह लोन किसको देगा, लोन देगा बैंक को, ठीक, कैसा देगा, रेपो रेट पर, कैसा देगा, रेपो रेट पर। प्रक्रिया सब वही है। बैंक क्या देगा, आरबीआई को सिक्योरिटीज देगा। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि मुझे भले मेहनत करें, 3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। लोन कैसा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, 1 to 3 ईयर का होगा। अब अंतर क्या है, अब बैंकों को क्या करना होगा, इस लोन को, ठीक, इस लोन को 2 काम करना होगा। या तो सीधे स्मॉल इंडस्ट्रीज को पास करना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को पास करना होगा, लघु उद्योगों को दे देना होगा, जो भारत के लघु उद्योग हैं उनको दे देना होगा, या जो स्मॉल इंडस्ट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे मान लो मुद्रा बैंक, ठीक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या तो सीधे स्मॉल इंडस्ट्रीज को दे देना होगा, या स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो फाइनेंशियल बैंक है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल बैंक है, उनको दे देना होगा। या तो किसी स्मॉल इंडस्ट्री को दे दे, या किसी स्मॉल इंडस्ट्री के फाइनेंशियल बैंक को दे दे, जैसे सीडबी को दे दे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सीडबी से कहे कि आप लोग स्मॉल इंडस्ट्री को लोन आगे बढ़ा दो, ठीक। यानी या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दें, या सीधे स्मॉल इंडस्ट्रीज को दे दें। यह कहानी है SLTRO की। बस इस कहानी में एक बात याद रखना है, यहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज से कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया जाता है, यानी कुछ भी गिरवी, नो प्रतिभूतियां, नो बॉन्ड्स, यानी कुछ भी कोलेट्रल नहीं लिया जाता है, कुछ भी गिरवी नहीं। ये छूट दी गई कि भैया इनको बिना गिरवी किए लोन दिया जाए। बाकी ये बैंक जो लोन देंगे, कहा गया मार्केट रेट पर सस्ता लोन दीजिए, मार्केट रेट से सस्ता लोन दीजिए। आरबीआई ने कहा मार्केट रेट से सस्ता लोन दीजिए। यस, एलटीआरओ ये है। यहां भी वही प्रक्रिया, बैंक आगे बढ़ाएंगे, या तो सीधे स्मॉल इंडस्ट्री को दे देंगे, या स्मॉल इंडस्ट्री के जो फाइनेंशियल बैंक है सीधे किसी लघु उद्योग को दे दिया, सीडीबी को दे दिया, सीडीबी पुनः वो लोन किसी स्मॉल इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ा देगा। मार्केट रेट से सस्ता लेना है, कुछ भी गिरवी नहीं रखवाना है, यह एक अंतर है, यह है SLTRO। ये 3 बातें हैं। अब अप्रैल 2022 में ही एक
अपने रेपो रेट में एक नई कहानी आरबीआई ने शुरू की जिसे कहते हैं एसडीएफ, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज या फैसिलिटी लिख दो, एसडीएफ अप्रैल 2022 में आरबीआई शुरू करता है। अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत करता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की शुरुआत करता है। दरअसल हुआ क्या, कोरोना आया, आत्मनिर्भर भारत अभियान आया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंकों को बहुत सारा पैसा सरकार ने दे दिया। आत्मनिर्भर भारत 1 अभियान के पैकेज के तहत, आत्मनिर्भर भारत 2 अभियान के पैकेज के तहत, आत्मनिर्भर भारत 3 अभियान के बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा आ गया। और जब बैंकों के पास बहुत अधिक पैसा आ गया तो उन्होंने बहुत सस्ते लोन बांटना शुरू किया। अब बैंकों ने जब बहुत सस्ता लोन बांटना शुरू किया तो मार्केट में लोगों के पास पैसा अधिक आ गया, लेकिन अभी उद्योग नहीं चालू हो पाए थे, अभी हमारी सप्लाई चेन नहीं चालू हो पाई थी पूरी तरह से। तो मार्केट में पैसा अधिक आ गया और सामान की कमी हो गई, वस्तुओं की कमी हो गई। जब मार्केट में पैसा अधिक हो गया और वस्तुओं की कमी हो गई तो अचानक महंगाई बढ़ गई। आप लोगों ने जाना होगा सरकार के कान खड़े हो गए। सरकार ने कहा है महंगाई क्यों बढ़ी? तो बात पता चली, करे भाई उद्योगों में मजदूर पूरा लौटे ही नहीं है, बंदरगाह पूरी तरह से खुले नहीं है, कुछ लोग डर के मारे काम पर नहीं आ रहे हैं, कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। इधर मार्केट में एकदम पैसा खूब आ गया है, बैंकों के पास खूब आ गया, आपने दे दिया, बैंक औने पौने दाम पर कर्ज बांट रहे हैं। तो सरकार ने आरबीआई से कहा कुछ करो। तो आरबीआई ने कहा एक नई सुविधा शुरू करते हैं और उसे कहते हैं एसडीएफ। तो एसडीएफ में और कुछ नहीं है, एसडीएफ में आरबीआई कह रही है कि यदि आरबीआई कह रही है कि ये बैंक हैं, ठीक है भाई, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई है, यानी पैसा खूब आ गया है। अब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सीधे पैसा ही लिख लेते हैं, यानी इनके पास यदि पैसा अधिक हो गया है, सीधी बात, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। पैसा अधिक है, मान लीजिए पैसा अधिक है, तो आरबीआई कह रहे कुछ न करें, एक हर दिन हमारे पास जमा करें, एक रात के लिए हमारे पास जमा कर दे, कल निकाल ले, परसों फिर जमा कर दे, कल निकाल ले। तो यदि बैंकों के पास पैसा अधिक आ गया है तो आरबीआई कह रही है कि हमारे पास, ये आरबीआई कह रही है कि हमारे पास हर दिन शाम को जमा कर दिया करें, डिपॉजिट कर दिया करें, हमारे पास क्या कर दिया करें, जमा कर दिया करें। इस डिपॉजिट पर हम इनको इंटरेस्ट रेट देंगे। कह रही है कितना भी कम देंगे तो हम रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक ही देंगे, और जो इंटरेस्ट रेट देंगे वो एसडीएफ रेट कहलाएगा, वह एसडीएफ रेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अभी एसडीएफ रेट है 6.25%, यह रिवर्स रेपो रेट से अधिक है कि नहीं है? कह रही है कि आप जमा कीजिए, और आरबीआई यह भी वादा करिए कि जब भी इसका ब्याज दर होगा रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक होगा। अभी इसका है 6.25%, बस यही एसडीएफ। तो 2022 से इस चैनल को लॉन्च किया आरबीआई ने, जमा चैनल को लॉन्च किया, कि पहले नहीं था। यानी बैंकों के पास पैसा अधिक है तो बैंक क्या करेंगे, औने पौने दाम पर मार्केट में पैसा बढ़ाएंगे। आरबीआई कर रही है पैसा अधिक है, हम देखो फर्स्ट क्लास का ब्याज दर दे रहे हैं और रिवर्स रेपो रेट से अधिक दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम तुमसे पैसा मांगते थे, हम तुमको उधारी मांगते थे, रिवर्स रेपो रेट देते थे, यहां तो उससे अधिक दे रहे हैं, तो औने पौने दाम पर मार्केट में क्या बेचोगे, हम कोई उधारी दे दो। देखो अभी हम, जैसे मैं करंट का बता रहा हूं, कभी भी जब एसडीएफ रेट घोषित की जाएगी तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक रहेगी, आरबीआई ने कह दिया। अभी एसडीएफ रेट 6.25% चल रहा है, तो एसडीएफ रेट क्या हो गई, बैंक के पास जब भी पैसा अधिक होता है आरबीआई जान जाती है पैसा अधिक है तो तुरंत एसडीएफ विंडो खोल देगी, बोल देगी ओ एसडीएफ पर जमा करने लगे हम, आओ खुल गया। तुरंत बैंक कहेंगे अरे एसडीएफ में तो अच्छा ब्याज देती है, ले आकर के पैसा जमा कर देंगे। बस ये एसडीएफ रेट है, 1 नाइट डिपॉजिट सुविधा है, ये एक रात के लिए जमा कर सकते हैं। आज जो पैसा अधिक है शाम को जमा कर दीजिए, कल आरबीआई दे देगी ब्याज समय, कल भी अधिक है फिर जमा कर दीजिए।
परसों भी अधिक है, फिर जमा कर दीजिए। एक ही रात के लिए जमा होती है। यह एचडीएफ रेट है और यह है मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एक मात्रात्मक उपकरण। अब थोड़ी बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के गुणात्मक उपकरणों की। इनकी बहुत एक उपयोग तो नहीं होता है, लेकिन अब देखो, एक एसडीएफ में एक बात और जान लो, आरबीआई ने इसे स्वीकारा था तो 2018 में ही, लेकिन लागू नहीं किया था। यानी आरबीआई ने अपनी किताब में स्वीकार कर लिया था कि एक एसडीएफ हम उपकरण बना लिए, लागू किया है अप्रैल 2022 में। फिर से सुन लीजिए, अप्रैल 2022 में। ये सब मात्रात्मक उपकरण है। अब थोड़ा हम गुणात्मक उपकरणों की बात करते हैं, थोड़ा हम गुणात्मक उपकरणों की बात करते हैं। गुणात्मक उपकरणों में आरबीआई कभी कभी साख नियंत्रण का सहारा लेती है। जैसे आरबीआई लोन की अधिकतम मात्रा ही निर्धारित कर देती है, कौन बैंक कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है, इससे लोन की मात्रा को कंट्रोल कर देती है। कभी कभी आरबीआई मार्जिन आवश्यकताएं घटा बढ़ा देती है। मार्जिन आवश्यकताओं का मतलब, जब बैंक किसी को उधारी देते हैं तो उससे उतने की संपत्ति गिरवी रखवाते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी को 1 करोड़ उधार दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे 1 करोड़ का घर जमीन रखो, कहेंगे। कभी कभी बैंक कहते हैं कि ना, 1 करोड़ हम उधार देंगे जब तुम 1.5 करोड़ का बैंक और गिरवी, हम तुमको 1 करोड़ तब उधार देंगे जब तुम 1.5 करोड़ का संपत्ति घर या जमीन गिरवी रखो। यानी उधार दे रहे हैं 1 करोड़ का, गिरवी रखवा रहे हैं 1.5 करोड़ का। कितना अधिक गिरवी रखवा रहे हैं? 50 लाख, या 50 लाख ही मार्जिनल आवश्यकता है। अब मान लीजिए आरबीआई कहे कि हम मार्जिनल आवश्यकता बढ़ा दे रहे हैं, यानी जितना लोन लोगे उससे ज्यादा संपत्ति गिरवी रखवाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे। कभी कभी मार्जिनल आवश्यकता घटा देती है। मान लो 1 करोड़ बैंक लोन दे रहा है और कह रहा है 50 लाख गिरवी रखो, यानी 1 करोड़ दे रहा है लेकिन 50 लाख गिरवी रखवा रहा है, लेकिन यानी मार्जिनल आवश्यकता 50 लाख क्या कर दिया? घटा दिया। तो मार्जिनल आवश्यकता को घटा बढ़ा करके भी उधार की लोन की सीमा पर नियंत्रण रखती है। ठीक यही बात हमने लिख दिया है कि बैंक जब ग्राहकों को लोन देता है तो बदले में संपत्ति गिरवी रखवाता है। गिरवी रखी संपत्ति और लोन की मात्रा में जो अंतर होता है उसे ही मार्जिन कहते हैं। 1 करोड़ लोन दे रहा है, 1.5 करोड़ का गिरवी रखवा रहा है, मार्जिन 50 लाख। कभी 1 करोड़ का लोन दे रहा है, गिरवी सिर्फ 50 लाख की संपत्ति, मार्जिन 50 लाख। वहां 50 लाख बढ़ गया है, यहां 50 लाख घट गया है। आरबीआई को किसी भी विशेष क्षेत्र में जब लोन को रेगुलेट करना होता है तो मार्जिन को घटा और बढ़ा देता है। एक है नैतिक बाध्यता। कभी कभी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कहता है कि भैया देश के आर्थिक हितों में थोड़ा सा किस किस सेक्टर में ज्यादा कम लोन प्रदान कीजिए। जहां वो कहता है ज्यादा प्रदान करना तो वहां थोड़ा कहता है ज्यादा प्रदान कीजिए, कहीं कम प्रदान करना तो कहता है कहीं कम प्रदान कीजिए। हाँ, यह नैतिक बाध्यता है। इस पर आरबीआई अगर कोई बैंक न माने तो उनको दंडित नहीं करता है, कहता है सिर्फ नैतिक है। ठीक, एक होता है विभेदक ब्याज दर। थोड़ा इस पर बताते हैं। देखो, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, उनको अपने पूर्व वित्तीय वर्ष में उन्होंने जितना लोन दिया है उसका 1% इस वित्तीय वर्ष में गरीबों में भी गरीब लोगों को देना होता है और उस पर सिर्फ 5-4% की ब्याज दर लेनी होती है। यह फिक्स है। इसे ही विभेदक ब्याज दर कहते हैं। ठीक, इसे 1972 से शुरू किया गया था, आज भी ये चल रहा है। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सार्वजनिक बैंक है, हिसाब किया जाएगा कि पिछले साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुल कितना लोन दिया। तो मान लीजिए पिछले साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ का लोन दिया हो, तो इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा जाएगा पिछले साल का 1%, यानी इस साल उसे 1 करोड़ लोन गरीबों में भी गरीब को देना होगा और उससे सिर्फ 4% का ब्याज ले। इसका भी उपयोग करता है आरबीआई कि थोड़ा गरीबों तक भी पैसा पहुंचे, लोग भी अपना धंधा पानी शुरू करें। अब रही मॉनेटरी पॉलिसी की, ये तो सब उपकरण, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी बनती कैसे है, थोड़ी इसकी प्रक्रिया पर बात करते हैं। पहले मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती थी और यह 2 बार जो घोषणा की जाती थी वो भारत के कृषि चक्रों पर आधारित थी। मैं पहले की बात कर रहा हूं। एक को कहा जाता था सुस्त मौसम की नीति, जो अप्रैल से सितंबर तक चलती थी। दूसरे को कहा जाता था व्यस्त मौसम की नीति, जो अक्टूबर से मार्च तक चलती। फिर बाद में 2014 में तक यही व्यवस्था चलती रही। 2014 में
इस मॉनेटरी पॉलिसी की मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करने के लिए उर्जित पटेल समिति का निर्माण किया गया और कहा गया कि थोड़ा भारत में नई मॉनेटरी पॉलिसी की आप रिपोर्ट दीजिए। उर्जित पटेल समिति ने कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए, अर्थात 2 माह की मौद्रिक नीति बनाई जाए। 6 महीने वाली ठीक नहीं है, 2 महीने के लिए बनाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि एक मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कीजिए, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना कीजिए जिसका काम सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक नीतियां बनाना ही हो। इनके दोनों सुझावों को आरबीआई ने मान लिया। अब आरबीआई सरकार के पास गई कि ये सुझाव आप भी मान लीजिए। तो ये सुझाव मानने के लिए 2015 में आरबीआई और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता कहा गया, क्योंकि इन सुझावों को लागू करने के लिए आरबीआई एक्ट में बदलाव करना पड़ता और आरबीआई एक्ट में बदलाव का अधिकार सरकार को है। तो सरकार ने आरबीआई एक्ट में बदलाव के लिए पहल की और इसके लिए आरबीआई और भारत सरकार में एक समझौता हुआ जिसे मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता कहते हैं। तो आइए देखते हैं मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता आखिर था क्या। तो मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता जो 2015 में हुआ उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, यह मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता आरबीआई और भारत सरकार के बीच हुआ। इसके तहत आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया गया और आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके 2 काम किया गया। कहा गया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करेंगे जिसे एमपीसी कहा जाता है, एक मौद्रिक नीति समिति का गठन करेगी आरबीआई, पहली चीज। और दूसरा ये कहा गया कि जो भी मौद्रिक नीतियां बनेंगी उसका एकमात्र उद्देश्य रख दिया गया मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, यानी आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है यह जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी तो यह बात ध्यान में रखेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन उद्देश्य महंगाई पर कंट्रोल है, शेष उद्देश्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, महंगाई पर नियंत्रण आरबीआई का वैधानिक उत्तरदायित्व बनाया गया। और यह भी कहा गया कि यदि आरबीआई लगातार 3 तिमाही तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, महंगाई नियंत्रण में विफल रहती है तो उसे सरकार को लिखित रूप से स्पष्टीकरण देना होगा कि हम क्यों विफल रहे। साथ ही साथ आरबीआई को हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी जनता के सामने रखना होगा। साथ साथ आरबीआई का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंड में रखे। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंड तय किया गया 4% +2 -2, यानी 4% से 6% के बीच में वह महंगाई को रखे। कहा गया कि इतने पर महंगाई रखिए और कहा गया कि इससे अधिक यदि लगातार 3 तिमाही तक बने रहता है तो आपको रिपोर्ट देनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा। तो मौद्रिक नीति समिति, थोड़ी सी बात करते हैं इस मौद्रिक नीति समिति पर जिसकी स्थापना की गई थी। क्या है भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, थोड़ी सी बात इस मौद्रिक नीति समिति पर भी हम कर लेते हैं। तो आइए, आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हो गई। इस मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य यह तय किया गया कि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जटिल एवं वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आपको मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। देखो, तो हमने कहा क्या बनाए रखना है? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं जिसमें समझिएगा, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई की ओर से होते हैं, जिसमें अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है और एक सदस्य आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित कोई एक अधिकारी होता है। साथ साथ सरकार की ओर से 3 मेंबर होते हैं, सरकार द्वारा नामित होते हैं। कहा गया है कि संसद और विधान मंडलों का सदस्य, कोई भी सदस्य इस 3 मेंबर में शामिल नहीं हो सकता है। यानी सरकार जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नाम की घोषणा करेगी तो 2 चीज की घोषणा करेगी, संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए और सिविल सर्वेंट नहीं होने चाहिए। सिविल सर्वेंट, लोक सेवा के सदस्य, आईएएस आईपीएस, ये लोग नहीं होने चाहिए। साथ साथ ये भी कहा गया कि इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, एक ही बार जो नियुक्त हो गया उसको दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। संसद, विधानमंडल और सिविल सेवा के सर्वेंटों पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि आरबीआई चाहती है कि आर्थिक विशेषज्ञ ही मॉनेटरी
पॉलिसी कमेटी में पहुंचे। इन लोगों में कहा गया कि ये लोग 6 लोग मिलकर के बनाएंगे, ठीक। कोरम 4 सदस्य का होगा, यानी कम से कम 4 सदस्य होंगे तभी मीटिंग होगी। गवर्नर के पास निर्धारित मत का अधिकार होगा। समिति वर्ष में कम से कम हर 2 महीने मॉनेटरी पॉलिसी तो बनाएगी, 4 बार बैठक भी करेगी, ठीक। और जब भी मीटिंग बैठक करेगी, जो भी निर्णय होगा, मीटिंग के 14 दिन के भीतर उस निर्णय को प्रकाशित करना होगा। यदि महंगाई लगातार 3 तिमाही तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग जोन में नहीं रहती है, यानी जो जोन दिया गया है 4+2 -2 का टॉलरेटिंग जो बैंड दिया गया है, यदि उससे आगे बढ़ती है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। यह कहानी है मॉनेटरी पॉलिसी की, परिपूर्ण कहानी है। अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि आरबीआई बैंकिंग बड़ा कठिन चैप्टर है और मौद्रिक नीतियां तो बहुत ही कठिन है। मैंने उम्मीद की इसे जीवंत करने की, जिंदा करने की, आप तक इसे बेहतरी से पहुंचाने के लिए, और इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मैं ये फील कर रहा था कि आप सब मेरे सामने बैठे हैं। उम्मीद है आप भी यही फील किए होंगे कि मैं भी आपके सामने हूं। अगर इतना गहरा जुड़ाव हो पाया हो इस क्लास में तो हमें जरूर बताना, हमें जरूर सूचित करना। इंतजार रहेगा आपका। धन्यवाद, नमस्कार।